अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया। वापसी का सफर, किस्त नंबर 116, इंसानी बिल्ली। मारिया जादू की अनदेखी दीवार में कैद हो गई। वो बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। उसके इर्द गिर्द एक गोल ऊंची बुलंद जादू की दीवार खिंच गई थी जो उसे नजर नहीं आती थी और जिसमें से वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। रेड इंडियन जादूगर ने दरख्त से लटकते हुए मुर्दे की तरफ देखा। उसकी छाती से निकली हुई पसली अपना काम कर गई थी। मुर्दे ने कहा, गैबी औरत का नाम मारिया है। वो 5000 साल से जिंदा और गैब चली आ रही है। इस वक्त वो तुम्हारी और मेरी कैद में है। जादूगर रेड इंडियन बोला, क्या वो इसी जगह पहाड़ों में रहेगी? मुर्दा बोला, नहीं, मैं उसे अपने जादू के जोर से इस पहाड़ के अंदर एक कुएं में बंद कर दूंगा जहां से वो सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकेगी। रेड इंडियन जादूगर ने पूछा, क्या मैं उसे देख सकूंगा? मुर्दे ने जवाब दिया, नहीं, कोई जिंदा इंसान सिवाय मेरे उसे नहीं देख सकता। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं। मैं उसे कैद कर दूंगा। तुम कबीले के सरदार बन जाओगे। तुम्हें और क्या चाहिए? रेड इंडियन बोला, मैं किस तरह से गायब हो सकूंगा? मुर्दा कहने लगा, तुम मेरे मुर्दा नाखून को काटकर उसका तावीज बनाकर गले में डाल रखो। फिर जब तुम आंखें बंद करके मेरा नाम लोगे, गायब हो जाओगे। रेड इंडियन ने उसी वक्त मुर्दे के पांव की एक उंगली का नाखून काटकर उसे एक कपड़े में लपेटकर उसका तावीज बनाया और अपने गले में डाल लिया। फिर उसको मुर्दे ने अपना नाम बताया। रेड इंडियन जादूगर ने मुर्दे का नाम लिया तो वो गायब हो चुका था। अभी उसकी आंखें बंद थी। जब उसने आंखें खोली तो उसे अपने हाथ, पैर, टांगे और जिस्म का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। वो गायब था। जादूगर बड़ा खुश हुआ, बोला, तुम्हारा शुक्रिया। मैं अब अपने कबीले का सरदार बन सकूंगा। मैं सारे कबीले को शिकस्त दे दूंगा। अब मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन मैं अगर जाहिर होना चाहूं तो क्या करूं? मुर्दे ने कहा, तुम सिर्फ मेरे नाखून का तावीज अपने गले से उतार लेना, उसके साथ ही तुम जाहिर हो जाओगे। रेड इंडियन जादूगर ने जो ही अपने गले से तावीज उतारा, वो फिर से जाहिर हो गया। उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो खुशी से नाचने लगा। फिर एकदम उसे मारिया का ख्याल आ गया, क्योंकि जब तक वो गैबी औरत जिंदा है उसकी ताकत को चैलेंज कर सकती थी और अपनी करामत दिखाकर उसे शिकस्त दे सकती थी। उसने मुर्दे से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस गैबी औरत मारिया को हलाक कर दो? मुर्दा बोला, नहीं, ये मेरी ताकत से बाहर है। मैं उसे सारी जिंदगी पहाड़ के अंदर कुएं में कैद तो कर सकता हूं, मगर उसे हलाक करना मेरे बस में नहीं है। तुम फिक्र ना करो, वो अब हमेशा इसी कुएं में रहेगी। मैंने जादू के जोर से उसे पहाड़ के अंदर वाले कुएं में पहुंचा दिया है। रेड इंडियन ने मुर्दे का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। उसे दरख्त से उतारकर अपने कांधे पर उठाया और पहाड़ियों में से गुजरकर एक वीरान कब्रिस्तान में ले जाकर उसकी कब्र में दोबारा दफन कर दिया। मुर्दे की पसली उसी जगह पहाड़ियों में पड़ी रही। उसे रेड इंडियन ने ना उठाया। यहां से वो सीधा अपने कबीले की तरफ रवाना हुआ। ये वही अपाची कबीला था जिसकी तलाश में अंबर बकी में जुलियाना और मरियाना और उनके बूढ़े बाप के साथ बैठा टेक्सास के शहर की तरफ जा रहा था। दूसरे रोज रेड इंडियन ने सारे कबीले में जाकर ऐलान कर दिया कि देवताओं ने उसे उनका सरदार बनाकर भेजा है। लोगों ने जब उससे उसका सबूत मांगा तो उसने झोंपड़े के अंदर जाकर मुर्दे के नाखून का तावीज गले में डाल लिया और आंखें बंद करके मुर्दे का नाम लिया और गायब हो गया। अब वो गैबी हालत में बाहर आकर बोला, इसका सबूत यह है कि देवताओं ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं जब चाहूं गायब हो जाऊं। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने गैबी हालत में हूं और तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर रेड इंडियन जादूगर ने जमीन पर से एक नेजा उठाया। लोगों ने देखा कि नेजा खुद ब खुद हवा में बुलंद हो गया। वो डर गए। उन्होंने एकदम सजदा कर दिया और कहा, तुम हमारे सरदार हो, तुम हमारे देवता हो। उसी वक्त रेड इंडियन जादूगर ने अपने गले से तावीज उतारकर छुपा लिया। वो फिर से सबको नजर आने लगा। ये ऐसी करामत थी कि सब दंग रह गए और उन्होंने उसे अपने अपाची कबीले का सरदार मान लिया। बादशाह अबी अलमास के खानदान का आखिरी शहजादा जरगाल उसी कबीले में गुलामों की सी जिंदगी बसर कर रहा था और मुसीबत के दिन गुजार रहा था। उसी रोज रेड इंडियन जादूगर की ताजपोशी की गई और वो अपाची सरदार बन गया। उधर मारिया ने देखा कि वो गोया किसी जादू के असर से पहाड़ियों में से निकलकर पहाड़ के अंदर एक गहरे कुएं में उतर गई है और 1000 कोशिश के बावजूद वहां से बाहर नहीं निकल सकती। मारिया बेहद परेशान हुई। उसने कई बार छलांग लगाकर ऊपर उड़ने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी। कुएं की दीवार पत्थर की थी और उसमें से एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। मारिया कुएं के पत्थरों पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और खुदा से दुआ करने लगी कि वो उसे इस मुसीबत से निजात दिलाए।
नाग तो समुद्री जहाज में बैठा स्पेन की तरफ चला आ रहा था ताकि अंबर और मारिया को तलाश कर सके। दूसरी तरफ अंबर काउच बकी में बैठा 2 बहनों और उनके बाप के साथ टेक्सास में शहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहां से वो इलाका 50 मील के फासले पर था जहां अपाची कबीले के पहाड़ शुरू होते थे। यही पहाड़ अंबर की मंजिल थी। सुबह होते ही काउच बग्गी टेक्सास के पुराने शहर में पहुंच गई। उस जमाने में यह शहर अमेरिकी काउ बॉयज और जबरदस्त निशानची पिस्तौल चलाने वालों के लिए सारे अमेरिका में मशहूर था। अंबर ने एक होटल में जाकर मुंह हाथ धोया, कॉफी पीकर ताज़ा दम हुआ और होटल के मालिक से अपाची कबीले की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा। होटल के मालिक ने शुबह की नजरों से अंबर को गौर से देखा और गर्दन टेढ़ी करके कहा, क्या तुम कत्ल होना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि अपाची लोग तुम्हारी गर्दन काटकर तुम्हारे सर को छोटा करके अपने घर के बाहर लटका दे? अंबर ने कहा, मैं उनमें से कोई चीज भी नहीं चाहता। तो फिर तुम अपाची लोगों के इलाके का रास्ता क्यों पूछ रहे हो? अंबर बोला, मेरा एक भाई उधर जिम्मेदारी करता है, मैं उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर तुम मुझे इन पहाड़ों का रास्ता बता दो जहाँ अपाची कबीले के रेड इंडियन रहते हैं तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। होटल वाले के पास एक दूसरा आदमी भी आकर खड़ा हो गया जो काउ बॉय वाले लिबास में था और जिसकी पेटी की दोनों जानिब पिस्तौल लटक रहे थे। उसने अंबर के सर पर हाथ रखकर कहा, बरखुरदार, तुम अभी नौजवान हो, क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? अपाची लोग किसी आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। क्या तुम अफ्रीका के रहने वाले हो? मगर तुम्हारा रंग ज्यादा काला नहीं है। अंबर ने कहा, मैं शुमाली अफ्रीका के मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरा एक रिश्ते का भाई अरसा हुआ इधर आ गया था। मुझे पता चला है कि वो अपाची कबीले की पहाड़ियों में रहता है। काउ बॉय ने कहका मारकर हंसा, यकीनन उसकी कब्र अपाची पहाड़ियों में होगी। मैं तुम्हें फिर कहूंगा कि उधर जाने का ख्याल दिल से निकाल दो और यहीं से वापस चले जाओ। अंबर ने कहा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। अगर आप मुझे अपाची पहाड़ियों का रास्ता बता सकते हैं तो बता दें, नहीं तो मैं खुद वहां जाकर तलाश कर लूंगा। काउ बॉय सर को झटक कर चला गया। होटल के मालिक ने कहा, सुनो, शहर के शुमाल में एक चश्मा है, उस चश्मे के करीब से एक कच्चा रास्ता अपाची पहाड़ियों को जाता है, मगर यह रास्ता बड़ा लंबा है, पूरे 50 मील का फासला है। अंबर ने कोई जवाब न दिया और होटल से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वही काउ बॉय अपनी मेज से उठकर काउंटर पर होटल के मालिक के पास आया और राजदारी में बोला, ये मिस्री नौजवान मुझे बड़ा पुरस्कार लगता है। मेरा ख्याल है ये जरूर किसी खजाने की तलाश में यहाँ आया है और हमसे छुपा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? होटल के मालिक ने कहा, शक तो मुझे भी है, वरना एक नौजवान को क्या जरूरत पड़ी है कि मिस्र से यहाँ आए और अपाची कबीले की तरफ जाने का खतरा मोल ले। काउ बॉय ने कोई जवाब न दिया। वो जेब से अखरोट निकालकर उसे तोड़ने लगा। फिर उसने उसका मगजा निकाला, आधा होटल के मालिक को दिया और आधा अपने मुंह में डालकर उसे चबाते हुए बोला, तुम भी अखरोट खाओ, और मुस्कुराता हुआ होटल से बाहर निकल गया। काउ बॉय ने अंबर का पीछा करने का फैसला कर लिया था। अंबर होटल से निकलकर सीधा उस होटल में गया जिसकी ऊपर वाली मंजिल के छोटे से कमरे को उसने एक दिन के लिए किराए पर ले रखा था। अपाची कबीले को जानने वाला रास्ता उसे मालूम हो गया था। अब वो वहां बैठकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने होटल वाले को पैसे अदा किए, एक घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर अपाची कबीले की तरफ चल पड़ा। शहर से बाहर निकलकर वो चश्मे पर आ गया। यहाँ से कच्चा रास्ता खुश्क टीलों के बीच से होकर एक मैदान की तरफ जाता था जहाँ दूर दूर तक सिवाय छोटी बड़ी कांटेदार झाड़ियों के और कुछ नजर नहीं आता था। अंबर ने घोड़े को खूब सैर होकर पानी पिलाया और उस पर बैठकर अपने 50 मील लंबे सफर पर रवाना हो गया। अंबर को कोई खबर नहीं थी कि टेक्सास का काउ बॉय के पीछे पीछे कुछ फासले पर घोड़े पर सवार चला आ रहा है। यहाँ सूरज खूब चमक रहा था और गर्मी खूब हो गई थी। अंबर को तो ना प्यास लगती थी और ना गर्मी ही महसूस होती थी, लेकिन उसने घोड़े के लिए छागल पानी से भरकर रख ली थी। रास्ते में कहीं कहीं खुश्क घास का टुकड़ा आ जाता तो वो घोड़े को रोककर घास चरा देता और फिर अपने सफर पर चल पड़ता। शाम हो गई, अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था। मैदान में खुनकी पैदा हो गई। फिर रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा। अंबर का घोड़ा भी थक गया था, इसलिए एक जगह ऊंची झाड़ियों में रात बसर करने का फैसला किया। वो घोड़े से उतर आया। घोड़े को उसने छागल में से पानी पिलाया, कुछ खुश्क घास और झाड़ियों के पत्ते तोड़कर उसके आगे डाले और खुद कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और करीबी कंबल बिछाकर उस पर लेट गया और नाग और मारिया के बारे में गौर करने लगा। उसे यकीन था कि अभी अलमास की रूह ने मारिया को बता दिया होगा कि अंबर अमेरिका चला गया है और वो उसकी तलाश में अमेरिका के मुल्क में और शायद इसी इलाके में पहुंच चुकी होगी। अंबर को पूरी उम्मीद थी कि वो उसकी तलाश में आएगी और कहीं ना कहीं अपाची पहाड़ियों में उसे मिल जाएगी। उसको कुछ इल्म नहीं था कि मारिया वहां से थोड़ी दूर ही दरिया किनारे पहाड़ों के अंदर एक कुएं में कैद हो चुकी है और वो जादू का कुआं है और मुर्दे के कब्जे में है। ये रास्ता अंबर के लिए रास्ते में ही पड़ता था क्योंकि उस दरिया के आगे अपाची कबीले का इलाका शुरू होता था। वीरान सुनसान मैदान की रात बड़ी खामोश थी। सिर्फ किसी वक्त झींगर के बोलने की आवाज आ जाती थी।
घोड़ा अंधेरे में ही खड़े खड़े बड़े मजे से आराम कर रहा था। आसमान पर कहीं कहीं सितारे चमक रहे थे। अंबर ने महसूस किया कि यहाँ के आसमान पर सितारे इतनी खूबसूरती से चमकते जितनी खूबसूरती और तेजी से मिस्र के आसमान पर चमका करते थे। अंबर खामोशी से कमर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें कुछ खुली कुछ बंद थी। वो सो भी रहा था और जाग भी रहा था। घोड़े ने मुंह से खर की आवाज निकाली। अंबर ने कोई ख्याल न किया। हालांकि घोड़े ने उसे खबरदार किया था कि आसपास कोई अजनबी आया हुआ है। यह अजनबी कौन था अंबर को मालूम नहीं था। ये अजनबी टेक्सास के शहर का वही काउबॉय था जिसको शुबा था कि अंबर अपाची कबीले की पहाड़ियों की तरफ किसी खुफिया खजाने की तलाश में जा रहा है और वो सुबह ही से अंबर के पीछे लगा हुआ था। काउबॉय अंबर से थोड़ी दूर झाड़ियों के अंधेरे में खड़ा था। झाड़ियों से निकलकर जब वो अंबर के करीब आया तो घोड़े ने खर की। काउबॉय फौरन वापस चला गया। वो सिर्फ ये यकीन करना चाहता था कि अंबर वहां मौजूद है, क्योंकि काउबॉय अंबर का खजाने तक पीछा करना चाहता था और उसे अपनी नजरों में रखना चाहता था। दिन निकला तो अंबर ने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। काउबॉय भी उसके पीछे लग गया। अब इलाका कहीं कहीं सरसब्ज था। बीच में कहीं बरसाती नाले भी थे। एक जानिब से दरिया आकर अंबर के साथ चलने लगा। यहाँ एक तरफ ढलान थी जिस पर दरख्त खड़े थे। अब अंबर उस जगह से गुजरा था जहाँ अपाची कबीले के जादूगर सरदार रेड इंडियन ने मुर्दे को दरख्त पर लटकाकर उसकी पसली निकाली थी और फिर वो पसली मारिया की तरफ फेंक कर उसे जादू की दीवार में कैद कर लिया था। थोड़ी दूर जाकर दरिया एक तरफ को मुड़ गया। धूप खूब निकली हुई थी। अंबर घोड़े पर बैठा चला जा रहा था कि अचानक घोड़ा यूं बिदक कर एक तरफ हो गया जैसे सामने सांप आ गया हो। अंबर ने झुक कर देखा, सांप तो कहीं नहीं था। हाँ, एक पसली जरूर घास पर पड़ी थी। ये वही पसली थी जो मुर्दे के सीने से निकाली गई थी और जिस पर अभी तक तिलिस्म का असर था। अंबर ने पहले तो कोई ख्याल न किया और वो घोड़े को दूसरी तरफ ले गया, मगर उसने देखा कि पसली अपनी जगह से हिली। वो जरा ऊपर जाकर दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। अंबर रुक गया। वो घोड़े से उतरकर पसली के पास आ गया। इस किस्म की जादू की तिलिस्मी चीजों से उसे शुरू ही से बहुत लगाव था। उसने पसली को हाथ में उठा लिया। उसके हाथ में आते ही पसली साकित हो गई। अंबर ने ख्याल किया कि शायद उसका वहम था, ये जादू की पसली नहीं है। उसने पसली को वहीं फेंक दिया। जमीन पर गिरती ही वो फिर हवा में थोड़ा बुलंद होकर रुकी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। अंबर समझ गया कि इस पसली पर किसी ने तिलिस्म कर रखा है। उसने पसली को उठाकर अपनी कमीज के अंदर रखा और घोड़े पर आकर बैठ गया। घोड़ा कुछ दूर डर डर कर चला, फिर सीधा होकर अपनी मंजिल की तरफ भागने लगा। काउबॉय कुछ फासले पर बराबर अंबर का पीछा कर रहा था। 2 भरे हुए रिवॉल्वर, एक चाकू उसकी पेटी के साथ बंधा था। वो भी घोड़े को कभी आहिस्ता और कभी भगाकर अंबर का ताकुब जारी रखे हुए था। यहां से अपाची कबीले का इलाका शुरू होने ही वाला था। काउबॉय को इस खतरे का एहसास था जो इस इलाके में दाखिल होकर पैदा होने वाला था, लेकिन अंबर इस खतरे से बेनियाज बराबर आगे बढ़ता चला जा रहा था। काउबॉय ने चारों तरफ से चौकन्ना हो गया था। यहां से अपाची इंडियन लोगों का इलाका शुरू हो जाता था। अपाची पहरेदार इर्द गिर्द की पहाड़ियों में जहरीले तीर लिए छुपे पहरा दिया करते थे। वो पहाड़ की चोटी पर धुएं से एक दूसरे को सिग्नल भी देते थे। यहाँ जंगल और वादी का कच्चा रास्ता आकर बंद हो जाता था। अंबर एक झाड़ी के पीछे से बाहर निकला तो ठिठक कर रुक गया। सामने एक बांस पर इंसानी खोपड़ी और बाजू की हड्डियां टंगी हुई थी। ये गोया खतरे का निशान था और मुसाफिरों को खबरदार किया गया था कि अगर उन्हें अपनी जान अजीज है तो यहाँ से आगे न जाएं, क्योंकि आगे अपाची रेड इंडियन का इलाका शुरू होता है, जो अपने कबीले के सिवा हर अजनबी के दुश्मन है और खुद मर जाना और किसी को मार देना उनके बाएं हाथ का खेल है। अंबर खतरे को महसूस करते हुए घोड़े से उतराया। उसे अपनी जान की तो परवाह ही नहीं थी। वो इसलिए छुपकर अपाची लोगों में जाना चाहता था कि किसी को कानो कान खबर मिले बगैर ही अभी अलमास बादशाह की आखिरी औलाद जरगाल तक पहुंच जाए, क्योंकि शोर मच जाने पर वो जरगाल को कत्ल भी कर सकते थे। अंबर ने घोड़े को वापस भेज दिया और खुद अकेला झाड़ियों और बरसाती नाले में से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। काउबॉय ने जब देखा कि ये अंबर तो बेधड़क खतरे की सरजमीन में भी बढ़ता जा रहा है तो उसे यकीन हो गया कि वो किसी बड़े ही कीमती खजाने के पीछे है कि जिसकी खातिर उसको अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। काउबॉय ने भी अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद पैदल अंबर के पीछे रवाना हो गया। अंबर जिस पर खुश्क बरसाती नाले में से गुजर रहा था उसका किनारा काफी ऊंचा था और ढलान पर घास उगी हुई थी। अंबर उस नाले की दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ फासले पर काउबॉय भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अंबर घोड़ों के दौड़ने की आवाजें सुनकर दीवार के साथ लग गया। उसका ख्याल था कि शायद घोड़े बरसाती नाले में नहा रहे हों, मगर ये घोड़े नाले से बाहर जरा फासले पर दौड़ते हुए गुजरे थे। उनकी नंगी पीठों पर रेड इंडियन सवार थे। वो जोर जोर से मुंह से चीखों की आवाजें निकालते वहां से गुजर गए।
अंबर ने नाले के किनारे पर मुंह निकालकर उन्हें दूर सरसब्ज दरख्तों के झुंड में गुम होते देखा तो सोचा कि हो ना हो यही रेड इंडियन अपाची लोग हैं। वो सचमुच अपाची लोग थे और अंबर उनके दुश्वार और खतरनाक इलाके में पहुंच चुका था। उनके जिस्मों पर सुर्खों सफेद और जर्द रंगों की धारियां थी। सारा बदन नंगा, सिर्फ कमर के गिर्द लंगोटी बंधी थी और हाथों में नेज़े थे। वो घोड़ों पर बगैर काठी के बैठते थे और दौड़ाते और दुश्मन पर हमला करते वक्त मुंह से चीखों की आवाजें निकालते थे। जब अपाची उसकी नजरों से ओझल हो गए तो अंबर खाई से निकल आया और मगरिब की जानिब जो मैदान था उस तरफ चलने लगा। यहाँ इर्द गिर्द घास के सरसब्ज ढलानी मैदान फैले हुए थे। कहीं कहीं खेत भी दूर नजर आ रहे थे। ये सबसे खतरनाक इलाका था। इसका एहसास अंबर को नहीं मगर काउबॉय को अच्छी तरह था। अंबर भी अगरचे बड़ी एहतियात से चल रहा था मगर काउबॉय तो झुक कर आगे बढ़ रहा था। उसे मालूम था कि किसी न किसी तरफ से कोई तीर आकर उसकी पीठ में खुप जाएगा। अंबर उस जानिब आ गया जिधर दरख्तों के बेशुमार झुंड थोड़े थोड़े फासले पर खड़े थे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूरज गरूब हो गया और शाम के साए उतरने लगे और ज़रा फासले पर कच्ची पगडंडी थी। उस पर चंद एक अपाची इंडियन घोड़े दौड़ाते गुजर गए। अंबर रुक गया। वो गौर करने लगा कि अब जबकि वो कबीले के इलाके में आ गया है उसे जरगाल नौजवान को कहाँ तलाश करना चाहिए। मेरा ख्याल है मुझे रात इसी जगह बसर करनी चाहिए ताकि सुबह दिन की रोशनी में वो इलाका तलाश किया जाए जहाँ उन लोगों के गुलाम काम करते हैं। इस ख्याल के साथ ही अंबर ने अपनी कमर के साथ बंधा हुआ कंबल उतार कर घास पर बिछाया और दरख्त से टेक लगाकर उस पर लेट गया। मुर्दे की तिलिस्मी पसली अभी तक उसकी कमीज के अंदर थी। पसली खामोश थी। काउबॉय ने जब अंबर को रात बसर करने के लिए इरादे से एक जगह डेरा डालते देखा तो वो भी जरा फासले पर एक दरख्त के नीचे आकर रुक गया। छागल से पानी पिया और जेब से खुश्क डबल रोटी निकालकर खाने लगा। अभी शाम की रोशनी बाकी थी। काउबॉय ने सोचा कि क्यों ना इस शख्स की तलाशी लेकर खजाने का नक्शा इससे छीन लिया जाए ताकि खजाने को खुद सोच समझकर तलाश किया जाए। ये मिस्री नौजवान तो पागलों की तरह आगे बढ़ रहा है। इसको तो अपनी जान की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। चुनाचे जब जरा रात का अंधेरा फैला तो काउबॉय ने पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया और झुककर चलता अंबर की तरफ बढ़ा। जिस दरख्त के नीचे अंबर लेटा हुआ था वहां पहुंचकर काउबॉय ने आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। अंबर के सर पर पीछे की जानिब आकर उसने अंबर की गर्दन पर पांव मारकर कहा, हाथ उठाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अंबर चौंक पड़ा। उसे सख्त गुस्सा आया कि ये कौन बदतमीज है कि जिसने उसकी गर्दन पर पांव मारने की जुर्रत की। मैदान होने की वजह से रात के अंधेरे में भी वहां सितारों की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में अंबर ने काउबॉय को पहचान लिया। तो तुम हो, क्या चाहते हो? अंबर ने पूछा। काउबॉय दांत पीसकर बोला, तुम जिस खुफिया खजाने की तलाश में यहाँ आए हो उसका नक्शा मेरे हवाले कर दो। अंबर ने कहा, मैं किसी खजाने की तलाश में नहीं बल्कि अपने एक भाई की तलाश में आया हूँ। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, अगर जान अजीज है तो इसी वक्त वापस चले जाओ। काउबॉय पर तो खजाने का और सोने का भूत सवार था क्योंकि लोग अक्सर रेड इंडियन के इलाके में सोना तलाश करने आया करते थे और यहाँ एक बात बड़ी मशहूर थी कि अफ्रीका के लोगों को मालूम था कि सोना किस जगह होता है। शुरू शुरू में जब दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ आकर आबाद हुए तो इन इलाकों में सोना बहुत निकलता था और रेड इंडियन कबीले के लोगों के बर्तन सोने के होते थे क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि यह किस कदर कीमती धात है और यह कि दूसरे मुल्कों में इसकी खातिर लोग अपने दोस्तों को भी कत्ल कर देते हैं। फिर उन लोगों ने भी सोने की कदर जान ली और उसे जगह जगह ज़मीन के अंदर दफन कर दिया और चमड़े पर नक्शे बनाकर अपने बच्चों के हवाले करते चले गए। काउबॉय को यकीन था कि अंबर के पास भी इसी किस्म के किसी खुफिया खजाने का नक्शा मौजूद है। उसने अंबर की तरफ एक कारत से ठोकर मारकर एक पत्थर लुढ़काया और कहा, तुम देख रहे हो कि मेरे हाथ में पिस्तौल है और मैं बड़ी आसानी से तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी जैकेट के अंदर से खजाने का नक्शा निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी बचा लो और नक्शा मेरे हवाले करके यहाँ से वापस चले जाओ। अंबर उसके जवाब में कुछ कहने ही लगा था कि सन की आवाज़ के साथ एक तीर किसी तरफ से आया और दरख्त के तने में ठक की आवाज़ के साथ खुप गया। उस तीर के पीछे परिंदे के पर लगे हुए थे। काउबॉय झट ज़मीन पर लेट गया और उसने इशारे से अंबर को भी लेट जाने को कहा। दूसरा तीर आकर अंबर के सर के ऊपर से होकर निकल गया। ब्लडी फूल, इधर से निकल चलो, अपाची रेड इंडियन आ गए हैं, काउबॉय ने गुर्राते हुए कहा। मगर इतनी देर में घोड़ों के टापों की आवाज़ आ गई और 10-12 घोड़े उनके इर्द गिर्द खड़े थे और उनके ऊपर बैठे हुए अपाची रेड इंडियन अपनी खौफनाक आंखों से दोनों को घूर रहे थे।
काऊ बॉय ने पिस्तौल फेंक दिया, क्योंकि अगर वो पिस्तौल चला कर एक दो को मार भी देता तो भी उसकी अपनी लाश के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए जाते। अंबर ने अपाची लोगों को देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। एक रेड इंडियन ने इशारा किया। उसके इशारे पर दोनों को रस्सी के साथ बांधकर घोड़े पर बिठाया और रात के अंधेरे में वो उन्हें लेकर अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुए, जो वहां से थोड़ी दूर दरिया किनारे आबाद थी। उन्हें एक खेमे के अंदर बंद करके बाहर पहरा लगा दिया गया। दोनों के हाथ पीछे रस्सी से बंधे थे। काऊ बॉय ने अपनी रस्सी खोलने की नाकाम कोशिश करते हुए झंझला कर कहा, कमबख्त मिस्री लूमड़, तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबे। मैं तो देख रहा था कि तुम शेर के मुंह में जा रहे हो। क्या सोने के खजाने को जाने के लिए तुम्हें यही एक रास्ता रह गया था? तुम किसी दूसरे रास्ते से भी आ सकते थे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी तो लालच की सजा मिलनी चाहिए थी। और क्या तुम इन लोगों के इंतकाम से बच जाओगे? नहीं, हम दोनों इकट्ठे मरेंगे। और अंबर हंस दिया। काऊ बॉय ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, तुम हंस रहे हो, कोई बात नहीं। तुम दूसरे मुल्क से आए हो। इन रेड इंडियन अपाची लोगों को नहीं जानते। ये सबसे खूनखार वहशी लोग हैं। ये जिंदा इंसान का सर काट कर उसे सुकेड़ कर इतना छोटा कर देते हैं कि वो मुट्ठी में आ जाता है। अमर बोला, फिर तुम अपने सर की खैर बनाओ, वो तो कल तक छोटा हो जाएगा। ओह, तुम्हें तो ये अपना सरदार बना लेंगे, काऊ बॉय ने जलकर कहा। अमर कहने लगा, अगर मेरा सर भी काट कर छोटा कर देंगे तो फिर क्या होगा? मैं पहले ही अपनी गर्दन पर इतना बड़ा सर उठा उठा कर तंग आ गया हूं। तुमको मजाक सूझ रहा है उल्लू की दुम? काऊ बॉय को अपनी जिंदगी की उम्मीद नहीं रही थी। यही वजह थी कि वो सख्त झिंझिला रहा था। यही वजह थी कि वो सख्त झिंझिलाया हुआ था। इसी तरह रात गुजर गई। दिन निकला तो एक रेड इंडियन अपाची उनके लिए प्यालों में दूध लेकर आया। दोनों के हाथ खोल दिए गए। उस वक्त बाहर से भी दो वहशी अपाची आ गए और तीर अपनी अपनी कमानों में जोड़कर उसका निशाना बांधकर खड़े हो गए। काऊ बॉय ने अपने सर को झटक कर दूध पीना शुरू कर दिया। अंबर अभी तक मुस्कुरा रहा था। वो तो खुश था कि अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और अब अभी अलमास खानदान के आखिरी चश्मो चिराग जरगाल तक खजाने की चाबी पहुंचा देगा। जब उन्होंने दूध पी लिया तो उनके हाथ दोबारा पीछे कसकर बांध दिए गए और अपाची वहशी खेमे से चले गए। काऊ बॉय ने पूछा, अब तो हमारी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं। अब तो बता दो कि जिस खजाने की तलाश में तुम यहाँ आए थे वो किस जगह पर है? अंबर ने कहा, अब बताने का क्या फायदा? काऊ बॉय ने अंबर के करीब आकर उसको हल्की सी ठोकर मारी और गुर्राते हुए कहा, फायदे के बच्चे, कम से कम मरने से पहले मुझे ये तो तसल्ली हो जाए कि मैं खजाने तक पहुंच गया था। अंबर को गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन वो गुस्से को पी गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये शख्स अभी उसका गुलाम बन जाएगा। उसने कहा, खजाना इसी जगह दफन है जहां तुम खड़े हो। बकवास करते हो तुम। बेशक खोद कर देख लो, यहां तुम्हारा बाप आकर खोदेगा। बाप के खिलाफ अंबर कभी कुछ नहीं सुन सकता था, क्योंकि उसे अपने बाप से बेहद मोहब्बत रही थी और वो उसका बहुत एहतराम करता था। काऊ बॉय ने उसके बाप के खिलाफ बात की तो उसे गुस्सा आ गया। उसने एक ही झटके से अपने दोनों हाथों की रस्सी तोड़कर परे फेंकी और काऊ बॉय को गर्दन से पकड़कर जो एक बार झंझोड़ा तो उसकी गर्दन में कई बल पड़ गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। काऊ बॉय की आंखें दहशत से खुली थी। उसे दो बातों पर हैरानी और दहशत थी। पहली बात तो यह कि अंबर ने इतनी मजबूती से बंधी हुई पक्की रस्सी को एक ही झटके में कैसे तोड़ दिया, और दूसरी बात यह थी कि अंबर के हाथों में फौलाद की सख्ती थी और उसकी गर्दन जैसे शिकंजे में जकड़ दी गई थी। अंबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुमसे पहली बार ये गलती हुई है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, नहीं तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते थे। आइंदा मेरे वालिद के बारे में कोई गुस्ताखी की तो जिंदा ना छोड़ूंगा। काऊ बॉय ने मुस्कुरा कर गर्दन सहलाते हुए कहा, अरे तुम तो नाराज हो गए, मैंने यूं ही दिल लगी से बात की थी। अच्छा बाबा, ऐसी बात नहीं करूंगा। फिर वो अंबर के करीब आकर बोला, यार अगर तुम्हारे पास जादू था तो पहले क्यों ना बताया? लो अब मेरी रस्सी भी खोल दो। अंबर ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बजाय अंबर ने रस्सी उठाकर अपने हाथ पीछे किए और उन पर उल्टी सीधी करके रस्सी लपेट दी। काऊ बॉय हैरान होकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? दोबारा रस्सी बांध रहे हो? हाँ, अंबर ने सांस भरकर कहा। फिर काऊ बॉय की तरफ बड़ी गहरी चमकदार और सख्त नजरों से घूर कर बोला, उल्लू के पट्टे, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जिस तरह मैं कहता हूं वैसे ही करते चलो। ये अंबर ने इतनी सख्ती और एतमाद के साथ कहा कि काऊ बॉय सहम कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया था कि अंबर जरूर मिस्र का कोई जबरदस्त जादूगर है और कदीम मिस्र का खतरनाक जादू जानता है। कहने लगा, मैंने पहले कब एतराज किया है? तुम जो कहोगे, जिस तरह कहोगे उसी तरह करूंगा। फिर अंबर के करीब घिसट कर बैठ गया और बड़ी चापलूसी से बोला, अच्छा ये बताओ कि हम यहाँ से खजाना निकाल कर फरार हो सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुम जादूगरी जानते हो, फिर तुम इस जादूगरी से काम क्यों नहीं लेते? अंबर ने कहा, सुनो अहमक काऊ बॉय, ना मैं जादूगर हूं और ना मैं किसी खजाने की तलाश में यहाँ आया हूं। अब ऐसी बात फिर कभी ना करना। काऊ बॉय ने बोला,
तो फिर तुम इतनी दूर मुल्क मिस्र से यहाँ क्या करने आए हो? अंबर बोला, इससे तुम्हें क्या, खामोशी से बैठे रहो और फिर कोई ऐसी बात मुंह से निकाली तो तुम्हारी खैर नहीं। काउबॉय चुप हो गया। अब उसे अपनी जिंदगी का ख्याल आया कि हो सकता है ये मिस्री लड़का उसकी जान न बचा सके। घबरा कर बोला, दोस्त, क्या तुम मुझे यहाँ से फरार करा सकते हो? मेरा मतलब है कि जिस तरह तुमने अपनी रस्सी तोड़ी है इस तरह मेरी रस्सी तोड़ दो ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मैं तुम्हारी रस्सी भी खोल सकता हूं, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द इस कदर पहरा है कि तुम 2 कदम भी जाओगे तो तुम्हारा जिस्म अपाची लोग तीरों से छलनी कर देंगे। अच्छा, फिर रात के अंधेरे में भाग जाऊंगा। अंबर बोला, शायद वो तुम्हें रात तक जिंदा ना रखे। काउबॉय ने जरा सख्ती से कहा, तुम इतने सुकून से किस तरह हो? क्या तुम्हें अपनी मौत का खौफ नहीं है? क्या ये लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? नहीं, मुझे जिंदा छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं। तो फिर क्या तुम अपनी जादूगरी से जिंदा बच जाओगे? हो सकता है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं रेड इंडियन अपाची वहशियों के हाथों कत्ल हो जाऊं तो मेरी किस्मत। काउबॉय के इस अंदाजे गुफ्तगू से अंबर मुस्कुराया। शायद अब तुम सीधी राह पर आते जा रहे हो। इतने में बाहर अपाची वहशियों की तेज तेज बातें करने की आवाजें सुनाई दी। खैमे का पर्दा हटा, 2 अपाची अंदर आए और दोनों को पकड़कर धकेलते हुए बाहर ले गए। सामने उस कबीले का वही जादूगर, रेड इंडियन जादूगर सरदार बना, सरों पर परों का ताज रखे तख्त पर बैठा था। सरदार की आंखें लाल लाल थी और उनमें जादूगरी की कशिश थी। इस कशिश को अंबर ने भी महसूस किया। दोनों कैदियों को सरदार के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। सरदार ने अपनी जुबान में अपने आदमियों से कहा, ये हमारी सरहद में दाखिल हुए हैं, आज इन्हें मार दिया जाएगा और इनके सर काट कर मैं अपने गले में पहनूंगा। इस पर सारे अपाची लोग खुशी से नेज़े लहराकर नारे लगाने लगे। काउबॉय ने अंग्रेजी जुबान में आहिस्ता से अंबर से कहा, क्या ये लोग हमें रिहा करने वाले हैं? अंबर ने कहा, हाँ, आज शाम वो हमें जिंदगी की कैद से रिहा कर देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? काउबॉय ने सहम कर पूछा। मतलब ये कि सरदार ने कहा है आज शाम हम दोनों की गर्दनें काट दी जाएंगी। तुम झूठ बकते हो। शाम पड़ जाने पर खुद देख लेना। इतने में सरदार ने चीख मारकर कहा, आज शाम? हा हा हा, आज शाम हम सब लोग तुम्हारा खून पिएंगे। हा हा हा, ले जाकर बंद कर दो इन लोगों को। दोनों को वापस खैमे में ले जाकर बंद कर दिया गया और बाहर पहले से ज्यादा सख्त पहरा लगा दिया गया। शाम होते होते काउबॉय की हालत बहुत खराब हो गई। उस पर मौत का शदीद खौफ छा गया था। जब सूरज गुरूब हो गया और उन दोनों के कत्ल की तैयारियां शुरू हुई तो काउबॉय ने कहा, मैं जा रहा हूं दोस्त, मैं यूं नहीं मरूंगा। और इससे पहले कि अंबर कोई जवाब दे या उसे पकड़ सके, काउबॉय ने खैमे के पीछे कपड़े की दीवार को जरा सा ऊपर उठाया और बाहर निकल गया। अंबर देखता ही रह गया। वो जानता था कि ये शख्स महज मौत के खौफ से भागा है और रेड इंडियन इसे हरगिज़ जिंदा न छोड़ेंगे। इसकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर अंबर भी खैमे की दीवार के नीचे से होकर बाहर आ गया। उसने देखा कि शाम के फैलते हल्के हल्के अंधेरे में काउबॉय जरा दूर घास पर रेंगता हुआ दरिया की तरफ जा रहा था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त खैमे के पीछे जो अपाची पहरा दे रहा था वो वहां नहीं था। अंबर ने भी जमीन पर लेटकर काउबॉय के पीछे पीछे दरिया की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। उसके हाथ खुले थे, चुनाचे वो बहुत जल्द काउबॉय के पास पहुंच गया। अंबर को देखकर काउबॉय को हौसला हुआ। वो मुस्कुराया। अंबर ने उसके हाथ भी खोल दिए। अब वो दोनों मिलकर रेंगने लगे। मगर रेड इंडियन अपाची भी गाफिल नहीं थे। उन्हें झट पता चल गया कि कैदी भाग गए हैं। बस उस वक्त वहां शोर मच गया। चीखों और नारों की आवाजें आने लगी। अंबर ने कहा, जल्दी से भागकर दरिया में छलांग लगा दो। दोनों उठकर दरिया की तरफ भागे। दरिया वहां से ज्यादा दूर नहीं था। उनके पीछे तीरों की बारिश आने लगी। अपाची लोगों ने उन्हें देख लिया था। 2-1 तीर अंबर की पीठ पर भी आकर लगे। दरिया सामने था। अपाची वैशी घोड़े दौड़ाते आ रहे थे। अंबर और काउबॉय ने दरिया में छलांग लगा दी और दूसरी तरफ तैरना शुरू कर दिया। काउबॉय अच्छा तैराक था। वो देखते ही देखते तेजी से तैरता दरिया के दरमियान में पहुंच गया। अंबर भी उसके साथ साथ था। रेड इंडियन अपाचियों के तीर उनके ऊपर गिर रहे थे और दरिया में गुम हो रहे थे। दोनों दरिया के दूसरे किनारे पर आ गए। पीछे अपाचियों ने भी दरिया में घोड़े डाल दिए थे। काउबॉय ने घबराकर उन्हें देखा। ये कमबख्त तो चले आ रहे हैं, अब क्या करें? अंबर ने सामने वाले जंगल की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ भाग चलो। और दोनों ने तेजी से जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अपाची लोग अभी दरिया में ही थे कि ये दोनों जंगल में दाखिल हो गए और रात के पहले पहले अंधेरे ने उन्हें अपनी स्याह चादर में छुपा लिया। थोड़ी देर के बाद अपाची वहशी भी घोड़े दौड़ाते घने दरख्तों के झुंडों के पास आ गए। उन्होंने दोनों मफरूर कैदियों को उस जंगल में दाखिल होते हुए देख लिया था। वो घोड़ों से उतरे और कुल्हाड़ियां और तीर कमान लिए जंगल में घुस गए। काउबॉय और अंबर दरख्तों में भागते चले जा रहे थे। काउबॉय के बारे में अंबर भी परेशान था। उसे इस अहमक किस्म के लालची नौजवान से हमदर्दी हो गई थी। वो उसे जिंदा देखना चाहता था और अपाची वहशियों के तीरों और कुल्हाड़ियों से बचाना चाहता था। उसकी एक ही सूरत थी कि वो उसे किसी जगह छुपा दे। उसने सोचा कि किसी दरख्त पर चढ़ जाए, मगर दरख्त पर बैठकर वो अपाचियों के जहरीले तीरों से नहीं बच सकता था। अंबर सोचता भी जा रहा था और भागता भी जा रहा था। दरख्तों के तने बड़े चौड़े चौड़े थे,
ऐसा लगता था कि ये हजारों साल पुराने दरख्त है। एक दरख्त में अंबर को बड़ा सुराख दिखाई दिया, जिसको आधे से ज्यादा जंगली झाड़ियों ने छुपा रखा था। उस वक्त सोचने की ज्यादा मोहलत नहीं थी। अंबर ने सुराख में से झांक कर देखा, दरख्त का खोर नीचे गहरा और चौड़ा था। इसलिए काउबॉय से कहा, इसमें छुप जाओ जल्दी। काउबॉय को भी अपनी जान के लाले पड़े थे। वो अंबर का इशारा पाते ही दरख्त के तने के खोह में उतर गया। उसके पैर अंदर जमीन पर नहीं लग रहे थे। अंबर ने कहा, छलांग लगा दो। काउबॉय ने छलांग लगा दी। वो धप से दरख्त के तने के अंदर मोटी मोटी सख्त जड़ों पर जा गिरा। यहां से ऊपर दरख्त के सुराख तक कोई 1.5 मर्द की ऊंचाई थी। अंबर ने सुराख के पास मुंह ले जाकर कहा, खबरदार, जब तक मैं आवाज ना दूं बाहर ना निकलना। ओके बॉस, अंदर से काउबॉय ने जवाब दिया। अंबर वहां से निकलकर जरा फासले पर खड़े एक दरख्त के ऊपर चढ़ा और अपने आप को उसकी घनी शाखों में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद अपाची वहां आ गए। वो एक एक झाड़ी में कुल्हाड़ी मार कर देख रहे थे। तेज आंखों वाले दरिंदों की तरह दरख्तों की शाखों को भी घूर रहे थे। वो उस दरख्त के करीब से गुजर गए जिसके अंदर काउबॉय छुपा हुआ था। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। रात के 2 बज रहे होंगे। खामोशी छा गई। अपाची शायद अपनी बस्ती में चले गए थे या फिर उन दोनों की तलाश में दूर निकल चुके थे। अंबर ने सोचा कि अब काउबॉय को वहां से निकाल कर ले चलना चाहिए। अभी वो उतरने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे खुश्क पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अंबर वहीं रुक गया। आवाज उसके करीब आई और फिर ऐसा महसूस हुआ कि उसके दरख्त के नीचे से होकर आगे काउबॉय के दरख्त की तरफ चली गई। हैरानी की बात यह थी कि अंबर को बाकायदा कदमों के चलने की आवाज आई थी, मगर इंसान या दरिंदा जिसके कदमों की भी वो आवाज थी दिखाई नहीं दिया था। अंबर सोच में पड़ गया कि ये कौन जिन भूत है। अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं वो मारिया ना हो, कि गैबी आलम में चल रही हो। वो मारिया को आवाज देने ही लगा था कि जल्दी से उसने मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि अगर वो मारिया होती तो उसे मारिया की जरूर खुशबू आती और मारिया भी उसके जिस्म और कपड़ों की बू सूंघकर उसके दरख्त के पास आकर रुक जाती और फिर उसे आवाज देकर बुलाती, क्योंकि ऐसा 5000 सालों के सफर में एक बार भी नहीं हुआ था कि वो अंबर या नाक के करीब से गुजरी हो और उन्हें एक दूसरे की खुशबू ना आई हो। फिर ये कौन था? अब अंबर को तशवीश लग गई, क्या यहाँ भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो गायब हो सकता है, या फिर ये कोई जिन भूत था? मगर अंबर जिन भूत की मौजूदगी को महसूस कर लिया करता था, बल्कि उन्हें असली शक्ल में भी देख लिया करता था, लेकिन यहाँ तो उसे सिवाय आवाज के और कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अंबर दरख्त की शाखों में छुपा यही सोच रहा था कि एकदम से उसे किसी मर्द की भारी पुरस्रार सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज काउबॉय से मुखातिब थी। तुम मेरे मफरूर कैदी हो, बाहर निकल आओ। मैं रस्सी फेंक रहा हूं, नहीं तो मैं खोलता हुआ तेल ऊपर से डाल दूंगा। अब तो जनाब अंबर के हाथों के तोते उड़ गए। ये तो कोई इंसान था जो गायब था, और गैबी हालत में मारिया ही की तरह वहां चल फिरकर उसने काउबॉय को दरख्त के अंदर छुपे देख लिया था। अंबर बड़ी आहिस्तगी के साथ दरख्त पर से उतरकर रेंगता हुआ काउबॉय के दरख्त के नजदीक आकर छुप गया। वहां उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन क्या देखता है कि उसका साथी काउबॉय दरख्त के खोखले तने में से रस्सी की मदद से बाहर निकल आया है। वो भी दहशत ज़दा था कि बाहर कौन था जो उससे बात कर रहा था और जिसने रस्सी अंदर फेंकी थी। रात खामोश थी। इतने में फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। मैं कोई जिन भूत नहीं हूं, बल्कि इस कबीले अपाची का सरदार जादूगर हूं। मेरे पास ऐसी खुफिया ताकत है कि मैं जब चाहूं गायब हो जाऊं और जब चाहूं जाहिर हो जाऊं। इसलिए बड़े आराम से बाएं तरफ चले चलो, मैं तुम्हारे साथी को भी तलाश कर लूंगा। बाहर 4 घुड़सवार खड़े थे। सरदार जादूगर ने ऐलान किया, इसे बांध कर ले जाओ, मैं दूसरे को तलाश करता हूं। अपाची वैश्यों ने घोड़ों से उतरकर काउबॉय को बांधा और घोड़े पर डालकर ले गए। अंबर जल्दी से वापस जंगल में आकर छुप गया, क्योंकि उसे तो सरदार जादूगर नजर नहीं आ रहा था, मगर वो कमबख्त उसे देख सकता था। अंबर एक दरख्त के ऊपर चढ़कर टहनियों में छुप गया। उसे खुश्क पत्तों पर चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आकर दूर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर करीब आ गई। ऐसा लगता था कि कमबख्त गैबी जादूगर उसी जगह अंबर को तलाश कर रहा था। अब ऐसा हुआ कि अचानक मुर्दे की वो पसली जो अंबर ने अपनी जैकेट के अंदर छुपा रखी थी हिलने लगी। उसने अंदर हाथ किया तो पसली जेब से अपने आप बाहर आ रही थी। अंबर ने हाथ बाहर निकाल लिया। मुर्दे की पसली उसकी जैकेट के अंदर से निकलकर उसकी आंखों के सामने आकर हवा में खड़ी हो गई और दाएं बाएं झूलने लगी। अंबर समझ गया कि उस पर किसी ने कोई तिलिस्म करके जंगल में फेंक दिया था और अब वो जाहिर हो गया है। वो खामोश दरख्त में बैठा रहा। पसली दरख्त से नीचे आ गई, फिर वो दरख्त से हटकर एक तरफ को फिजा में बुलंद होकर तैरती हुई गोता लगा गई। उसके गोता लगाने के थोड़ी देर बाद ही सरदार जादूगर की परेशान आवाज बुलंद हुई, ये क्या कर रही हो? मैं अपाची सरदार जादूगर हूँ। तुम इस मुर्दे की पसली हो जिस पर मैंने चिल्ला किया था। वापस कब्र में अपने मुर्दे के पास जाओ। अंबर कान खड़े करके ये आवाज सुन रहा था। पसली ने कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। पसली की आवाज तो नहीं आ रही थी, क्योंकि पसली बोल नहीं सकती थी। सरदार जादूगर ही बोल रहा था, वापस अपनी कब्र में जाओ, वापस अपनी कब्र में जाओ। ऐसा मालूम होता था कि पसली ने सरदार जादूगर के इर्द गिर्द कोई दायरा खींच दिया था जिसमें वो फंस कर रह गया था। आसमान पर पिछले पहर का चांद निकल आया था,
जिस की रोशनी दरख्तों से छन छन कर उस जगह घास पर पड़ रही थी जहां से सरदार जादूगर की आवाज आ रही थी। चांद की रोशनी में अंबर ने मुर्दे की पसली को देखा कि एक जगह जमीन में सीधी खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हिल रही थी। सरदार की आवाज फिर बुलंद हुई, बदबख्त पसली, मुझे यहां से निकाल, मेरे इर्द गिर्द दीवार बन गई है, मुझे यहां से निकाल, ऐ मुर्दे जल्दी आकर मुझे यहां से निकाल। उसके बाद जंगल में गहरी खामोशी छा गई, साथ ही खुश्क पत्तों पर किसी के घिसट घिसट कर चलने की आवाज सुनाई दी। ये बड़ी पुरस्रार और डरावनी आवाज थी। ऐसा मालूम होता था कि कोई बेहद जख्मी इंसान चला आ रहा है। अंबर ने झाड़ियों को एक जगह से अलग होते हुए देखा, साथ ही वहां से एक मुर्दा निकल आया। ये वही मुर्दा था जिसके सीने में चाकू मारकर रेड इंडियन जादूगर सरदार ने उसकी पसली निकाली थी और अब उसी पसली ने उसे कैद कर रखा था। अंबर बड़े गौर से मुर्दे को देखने लगा। मुर्दे की गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी जैसे अभी अभी उसे फांसी लगी हो, और उसके सीने में एक जगह चाकू का जख्म था जहां से सफेद पसलियां झांक रही थी। मुर्दा घिसट घिसट कर चलता एक जगह पहुंचकर रुक गया। सरदार जादूगर की आवाज फिर बुलंद हुई, ऐ मुर्दे मुझे यहां से बाहर निकाल। मुर्दे के ठंडे बेजान होंठ जरा से हिले और कमजोर सी आवाज आई, सरदार तुम अपने जाल में आप ही फंस गए हो। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरी पसली पर गैबी इंसान के गिर्द हिसार बांधकर उसे कैद कर लेगी। तुमने गलती की जो पसली को जंगल में छोड़ाए। तुझे चाहिए था कि इसे मेरे साथ ही कब्र में रख देते। सरदार की आवाज सुनाई दी, अब क्या करूं मैं, ये बताओ मुझे। मुर्दा बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें भी इसी जगह सारी जिंदगी गैबी हालत में कैद रहना होगा, क्योंकि मैं अपनी पसली को वापस लिए जा रहा हूं। इतना कहने पर पसली जमीन में से उछलकर मुर्दे की तरफ आई और उसके सीने में घुसकर गायब हो गई। सरदार जादूगर चिल्लाने लगा, ओ बदबख्त मुर्दे, तूने मुझे किस अजाब में फंसा दिया है। मुर्दे ने कहा, बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जादूगरी बुरा काम है, अब इसका नतीजा भुगतो। मैं अपनी कब्र में वापस जा रहा हूं और तुम्हें इस जगह हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं। और मुर्दे ने एक ऐसा कहका लगाया कि खौफ से अंबर के जिस्म में भी खून सर्द पड़ गया। कहकहे की आवाज ऐसी थी जैसे बहुत से इंसानी खोपड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हों। मुर्दा वापस झाड़ियों में जाकर जैसे गायब हो गया। उसके जाते ही सरदार जादूगर की चीख बुलंद हुई और फिर यूं गायब हो गई जैसे वो किसी अंधे कुएं में चली गई हो। अंबर जल्दी से दरख्त पर से उतर आया। उसने झाड़ियों में देखा, मुर्दा कहीं नहीं था। सरदार जादूगर का भी कोई निशान वहां नहीं था। चांदनी फीकी पड़ रही थी। चांद दरिया के पार के जंगल में गरूब हो रहा था। रात के 3 बज चुके थे। अंबर के सामने एक जबरदस्त जादू का पुरस्कार ड्रामा खेला जा चुका था। उसको काउबॉय का ख्याल आया, पहले उसकी जान की खबर ली जाए। अंबर अपाची कबीले की बस्ती की तरफ चला। बस्ती यहां से काफी फासले पर थी। रास्ते में दरिया भी था। कुछ देर वो दरिया के किनारे बैठकर मारिया के बारे में सोचता रहा कि वो कहाँ होगी। उसके हिसाब से तो मारिया को वहां पहुंच जाना चाहिए था। इस अरसे में दिन निकल आया। अंबर वापस अपाची इलाके की तरफ दरिया के साथ साथ रवाना हुआ। वो गर्चे अपाची कबीले के इलाके में ही था, मगर काफी दूर निकल आया था। चलते चलते सख्त मट्टी और छोटे छोटे गोल पत्थरों के टीले खड़े थे। उनके दरमियान खाइयां थी, गहरी गहरी खड्डे थी। बाज टीले मीनारों की तरह आसमान की तरफ मुंह उठाए हुए थे। अंबर ने एक टीले पर से दूसरी तरफ झांक कर देखा। वहां काफी नीचे एक रेतला मैदान था जो दरिया का रास्ता था, जो कभी यहां से बहा करता होगा, मगर अब खुश्क होकर रेत में जज्ब हो गया था। ये अजीब पुरस्रार सुनसान जगह थी। ना कोई आवाज थी, ना हवा चल रही थी और ना किसी परिंदे की सदा थी। अंबर को ख्याल आया कि वापस दरिया के साथ साथ ऊपर की तरफ चलना चाहिए। इस सूरत में वो वापस अपाची कबीले की बस्ती में पहुंच सकेगा। अंबर वापस हुआ तो उसे नीचे टीले की सीधी दीवार के साथ धूप में कुछ साए आगे जाते नजर आए। उसने झुककर गौर से देखा तो वो 2 आदमी थे जो ऊपर से छोटे दिखाई दे रहे थे। उनमें से जो आदमी आगे था उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर था जिसके बोझ से वो झुककर चल रहा था। दूसरा उसके पीछे था और उसके हाथ में राइफल थी। अंबर गौर करने लगा कि ये लोग कौन हैं। कुछ आगे जाकर दोनों इंसान टीले की गार नुमा खो में गायब हो गए। अचानक अंबर को याद आ गया कि अभी अलमास की रूह ने कहा था कि उसके खानदान का आखिरी नौजवान जरगाल अपाची कबीले में गुलामों से बदतर जिंदगी बसर कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जरगाल इसी जगह पर हो। यह सोचकर अंबर ने वापसी का ख्याल छोड़ दिया और टीले पर से नीचे उतरने लगा। एक कच्चा रास्ता वहां बना हुआ था जो गोल पत्थरों के दरमियान से घूमता नीचे रेतले दरिया के खुश्क पहाड़ तक चला गया था। अंबर मैदान में आकर टीले की दीवार के साथ साथ चलने लगा। जब वो सामने वाली पहाड़ी के गार के करीब पहुंचा तो एक तरफ हो गया। यही वो गार था जिसके अंदर 2 इंसान अभी अभी दाखिल हुए थे। ये काफी चौड़े मुंह वाला गोल गार था और अंदर अंधेरा था। अंबर ने आहट सुनी थी जिसकी वजह से वो एक तरफ छुप गया था। इसी तरह से 2 आदमी नमदार हुए। एक अपाची रेड इंडियन था जिसके हाथ में पुरानी तर्ज की बरमार राइफल थी। उसके आगे आगे एक गुलाम किस्म का सफेद फाम आदमी था जिसके सर पर भारी पत्थर था। वो बोझ से दोहरा हो रहा था और रुक रुक कर चल रहा था। दोनों पहले की तरह गार के अंदर चले गए। अंदर क्या हो रहा है? ये अपाची इन गुलामों से क्या मुशक्कत ले रहे हैं? क्या जरगाल भी इन्हीं लोगों में है?
ये सवाल थे जो अंबर के जहन में उभर रहे थे। सिर्फ गार के अंदर जाकर ही मालूम हो सकता था कि वहां क्या हो रहा है। अंबर छुपकर अंदर जाना चाहता था। वैसे तो उसे जान का कोई खतरा नहीं था, लेकिन चूंकि उसे जरगाल को वहां से जिंदा निकाल कर लाना था, इसलिए वो हर किस्म की एहतियात बरतना चाहता था और किसी किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। गार के अंदर से 2 रेड इंडियन निकल कर आए। आपस में कुछ बातें की, एक चला गया और दूसरा वहीं पत्थर पर बैठकर पहरा देने लगा। अंबर को एक तरकीब सूझी। वो ओट में से निकलकर सीधा अपाची पहरेदार के पास पहुंच गया। उसे चूंकि अपाची जुबान आती थी, इसलिए उसने ये खतरा मोल ले लिया था। अपाची रेड इंडियन उसे देखकर राइफल का फायर करने ही वाला था कि अंबर ने दोनों हाथ उठा दिए और अपाची कबीले की जुबान में कहा, दोस्त, मैं तुम्हारे कबीले के पहले सरदार का भतीजा हूं। मैं छोटा सा था कि रियासत कैलिफोर्निया जाकर मजदूरी करने लगा। अब कबीले में वापस आया तो रास्ता भूल गया। यहां मैं बचपन में खेला करता था। तुम बेशक मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। रेड इंडियन ने जब देखा कि एक जैकेट और जीन वाला सांवला नौजवान उनके कबीले की खास जुबान बोल रहा है, तो उसे यकीन आ गया। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ कबीले में चलना होगा। अंबर कबीले में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि वहां से तो वो पहले ही फरार होकर आया था और वो ये भी नहीं चाहता था कि यह अपाची गोली का धमाका करे और इसकी आवाज सुनकर अगर वहां उसका कोई साथी है तो वो भी आ जाए और ये लोग गुस्से में आकर अंदर के गुलामों को भून डालें, जिनमें हो सकता है कि जरगाल भी हो। चुनाचे अंबर ने झुककर रेड इंडियन अपाची को सलाम किया और फिर जब सर उठाया तो उसके साथ ही एक जोरदार लात उसके हाथ पर मारी। राइफल उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी। यही अंबर चाहता था। रेड इंडियन गले से आवाज निकालकर अंबर पर झपट पड़ा। यह एक बेकार हमला था, क्योंकि जो ही रेड इंडियन ने अंबर पर हमला किया, अंबर ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और मजाक से बोला, देख लो, मैं निहत्ता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। रेड इंडियन ऊपर तले अंबर पर वार कर रहा था, लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं होता था। न खंजर उसके जिस्म में जाता और न जख्म लगता था, न खून बहता था। पहरेदार डर कर पीछे हट गया। वो अंबर को कोई जिन भूत ख्याल करके वहां से भागने ही वाला था कि अंबर छलांग लगाकर उस पर गिरा। वो नहीं चाहता था कि ये कबीले में जाकर बताए कि कोई अजनबी गार में आ गया है। अंबर का उस पर गिरना ही काफी था। उसे यूं लगा जैसे कोई चट्टान उसके ऊपर आन गिरी हो। वो अंबर के नीचे पिस गया, उसकी पसलियां टूट गई और बेहोश हो गया। अंबर ने उसे वहीं छोड़ा और गार के अंदर चला गया। यहाँ ठंडा अंधेरा था। गार अंदर से एक लंबे हाल कमरे की तरह बहुत खुला था और छत इतनी नीची थी कि अंबर को झुककर चलना पड़ रहा था। आगे जाकर गार की छत और नीची हो गई और सीढ़ियां आ गई। अंबर सीढ़ियां उतरा तो सामने एक तहखाना था। यहाँ एक जगह पत्थरों से कोई चबूतरा बना रहा था। 4 खस्ता हाल गुलाम काम कर रहे थे। एक रेड इंडियन राइफल लिए कोने में बैठा उनकी निगरानी कर रहा था। अंबर को देखकर ही उसने गोली चला दी। अंबर ने आगे बढ़कर उसकी राइफल छीनकर परे फेंक दी और जबड़े पर ऐसा मुक्का मारा कि वो गिरा और फिर न उठ सका। गुलाम चौंक कर अंबर की तरफ फटी फटी खुश्क आंखों से तकने लगे। बेचारों का भूख और कमजोरी से बुरा हाल हो रहा था। वो चारों सफेद फार्म अमरीकी लगते थे। अंबर ने उनकी जुबान पूछा कि उनमें जरगाल नाम का कोई नौजवान है। पहले तो वो अंबर को तकते ही रहे, फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो तो उनका निजात दहिंदा बनकर आया है। एक ने कहा, वो पहले यहां था मगर अब नहीं। अंबर ने पूछा कि वो कहां मिल सकेगा। दूसरा गुलाम बोला, उसको यहां से 5000 मील दूर मैक्सिको शहर के एक जंगल में भेज दिया गया है, जहां माया तहजीब के जमाने के पुराने खंडरों में रेड इंडियन एक मंदिर बना रहे हैं। अंबर ने सर पकड़ लिया। अब उसे 5000 मील का सफर करना होगा। बहरहाल वो मजबूर था। उसको अभी अलमास की रूह को दिया हुआ वादा हर हालत में पूरा करना था। कहने लगा, आज से तुम लोग आजाद हो, आओ मेरे साथ और यहां से निकल चलो। गुलामों के सूखे चेहरे मुस्कुरा उठे। अंबर उन्हें लेकर गार से बाहर आ गया। वो बेचारे भूख और प्यास के मारे हुए थे, लड़खड़ा कर चल रहे थे। वो खुद ही अंबर को पहाड़ी में एक चश्मे पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने दरख्तों से फल तोड़कर खाए, ठंडा पानी पिया। जब जरा होश आया तो उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें इन जालिम अपाचियों से निजात दिलाई। और फिर वो अंबर से हाथ मिलाकर पहाड़ी रास्तों पर अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए। अंबर उन्हें आजाद करके बहुत खुश हुआ। अब वो अपनी तवील सफर पर जाने से पहले अपने साथी और अहमक नौजवान काउबॉय को रेड इंडियन की कैद से आजाद कराना चाहता था। चुनाचे वो वापस दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे चलते चलते तीसरे पहर जब धूप ढल रही थी तो वो अपाची लोगों की बस्ती में पहुंच गया। अब उसे किसी किस्म का खौफ नहीं था, क्योंकि जिसकी जान की उसे फिक्र थी वो वहां नहीं था। अचानक पीछे से एक तीर आकर उसे लगा। अंबर झूठ मूठ जमीन पर गिर पड़ा और यूं जाहिर किया जैसे बेहोश हो गया है। 3 रेड इंडियन उसके सर पर आ गए। उन्होंने अंबर को इधर उधर हिलाया। देखा कि तीर कहीं नहीं लगा मगर वो बेहोश है। इतने में अंबर ने आंख खोल दी। रेड इंडियन अपाची अंबर को उठाकर घसीटते हुए अपनी बस्ती में ले गए। अपाची लोगों का सरदार गुम हो गया था। उसकी जगह सरदार का बड़ा बेटा तख्त पर बैठकर कबीले पर हुकूमत कर रहा था। अंबर को सरदार के सामने पेश किया गया। अंबर से पूछा गया कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा था। अंबर ने अपाची जुबान में जवाब दिया कि मैं सैर करने इधर आया हूँ,
میں مصر کا رہنے والا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک مردے کی پسلی نے پہاڑوں کے نیچے قید کر رکھا ہے۔ سردار کا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ہماری زبان کیسے جانتے ہو؟ امبر نے کہا، میں دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے باپ کو مردے کی پسلی نے پہاڑ کے نیچے قید کر رکھا ہے؟ میں نے مردے کو خود دیکھا ہے جس نے پہلے تمہارے باپ کی پسلی کے ذریعے قید کیا، پھر اسے پہاڑ کے نیچے پہنچا دیا۔ کیا تم ہمیں اس پہاڑ کے اندر لے جا سکتے ہو؟ امبر کو تو خود معلوم نہیں تھا کہ پہاڑ کے اندر سردار جادوگر کس جگہ قید ہے۔ وہ سر کھجا کر بولا، وہ جگہ تو میں نے بھی نہیں دیکھی۔ سردار کا بیٹا سخت غصے میں آ گیا۔ تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تم سفید لوگوں کے جاسوس ہو اور ہمارے قبیلے میں جاسوسی کرنے آئے ہو۔ تمہاری سزا موت ہے۔ سارے اپاچیوں نے نعرہ لگا کر کہا، اسے مار ڈالا جائے۔ امبر نے کہا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ سردار نے کہا، کل سورج نکلتے اس کی گردن کاٹ کر سر چھوٹا کر دیا جائے۔ اس کا سر میں اپنے دروازے پر لٹکاؤں گا۔ امبر کو ایک جھونپڑی میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے رسی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ اس کا ایک پاؤں بھی زمین میں گڑے ہوئے بانس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ امبر بانس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اسے یہ فکر تھی کہ کاؤ بوائے کس جگہ قید ہے، کہیں لوگوں نے اسے ہلاک تو نہیں کر دیا۔ اتنے میں ایک ریڈ انڈین اس کے لیے پانی کا مٹکا لے کر اندر آیا۔ امبر نے اس سے اس کی زبان میں کہا، کیا کل صرف میری گردن ہی کاٹی جائے گی یا کسی دوسرے سفید آدمی کو بھی؟ ریڈ انڈین نے بات کاٹ کر سختی سے کہا، تم کون ہوتے ہو یہ باتیں پوچھنے والے؟ کل تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ اور کس سفید آدمی کی گردن کاٹی جا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر ریڈ انڈین باہر نکل گیا۔ باہر 4 ریڈ انڈین اپاچی پہرا دے رہے تھے۔ امبر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ دوسرے روز کاؤ بوائے کو ہی قتل کیا جا رہا تھا۔ اس نے صبح کا انتظار شروع کر دیا۔ وہ کل صبح اپاچی لوگوں پر اپنی کرامت کا رعب جمانا چاہتا تھا۔ آخر دن چڑھایا۔ امبر کو باہر لے جا کر کھلی جگہ پر درخت کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں جوڑ کر باندھ دی گئیں۔ سردار سامنے تخت بچھا کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد بستی کے سارے اپاچی مرد اور عورتیں قتل کا تماشا دیکھنے کھڑی ہو گئیں۔ ایک اپاچی کلاڑا لے کر امبر کے پاس آ گیا۔ سردار نے کہا، دوسرے کو بھی بلاؤ۔ اتنے میں امبر نے دیکھا کہ دوسری طرف سے ریڈ انڈین اس کے نادان دوست کاؤ بوائے کو لیے آ رہے ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پہلے کاؤ بوائے کو قتل نہ کیا جائے۔ کاؤ بوائے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے۔ اسے بھی امبر کے پاس لا کر باندھ دیا گیا۔ امبر نے سردار کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میری آخری خواہش ہے کہ پہلے اس کاؤ بوائے کی جگہ مجھے قتل کیا جائے۔ سردار نے گردن اٹھا کر کہا، تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے؟ جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ امبر پریشان ہو گیا۔ کاؤ بوائے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ موت بیچارے کے سامنے کھڑی تھی۔ امبر نے سوچا کہ یہ جاہل اپاچی سردار کاؤ بوائے کی گردن پہلے اڑا دے گا۔ اب جو کچھ کرنا ہے جلدی سے کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر امبر نے سردار کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، سنو بدبخت اور احمق سردار۔ سردار نے ایسی گالیاں کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ تو تیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا خنجر پورے زور سے امبر کی طرف پھینکا۔ خنجر امبر کے سینے سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، او جاہل اپاچی۔ سارے اپاچی بے چین ہو گئے اور امبر پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہی تھے کہ امبر نے زور سے جھٹکا دے کر اپنے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ کر رکھ دیں۔ جو اپاچی کلاڑا اٹھائے پاس کھڑا تھا، اس نے پوری طاقت کے ساتھ کلاڑا امبر کی گردن پر دے مارا۔ کلاڑا ٹوٹ کر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے کلاڑا چلانے والے اپاچی کو ایک ہاتھ سے گردن سے پکڑ کر اوپر کو اتنی زور سے اچھالا کہ وہ اوپر درخت کی ٹہنیوں میں جا کر الجھ گیا۔ جو وحشی امبر کی طرف بڑھے انہیں بھی امبر نے اوپر اچھال دیا اور وہ درخت کی شاخوں سے ٹکرا کر نیچے گر کر ادموئے ہو گئے۔ سردار یہ سب کچھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امبر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، سنو، میں تمہارے اپاچی قبیلے کے دیوتا کا بیٹا ہوں۔ ان الفاظ نے سب پر جادو کا اثر کیا۔ وہ امبر کی کرامات دیکھ چکے تھے۔ سب اس کے آگے گر پڑے، مگر سردار کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے دیوتا پر آگ حرام ہے۔ اگر تم آگ میں سے گزر کر زندہ بچ جاؤ تو ہم تمہیں دیوتا کا بیٹا تسلیم کر لیں گے۔ اسی وقت آگ کا لو روشن کر دیا گیا۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو امبر نے ان میں چھلانگ لگا دی۔ سب اپاچی اور سردار اور عورتیں سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ امبر آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد امبر آگ کے شعلوں میں سے اس طرح باہر نکل آیا کہ اس کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا اور کپڑے ویسے ہی تھے۔ سب نے نعرے لگائے۔ سردار نے امبر کے آگے سجدہ کر دیا۔ ہر طرف خوشیاں منائی جانے لگی کہ دیوتا کا بیٹا خود ان کی بستی میں آیا ہے۔ امبر کو ہاروں سے لاد دیا گیا۔ کاؤ بوائے کی بھی جان بچ گئی۔ وہ رات امبر اور کاؤ بوائے نے اپاچیوں کی بستی میں بسر کی۔ زرگال کے بارے میں سردار کے بیٹے نے بتایا کہ انہوں نے چند غلام فروخت کر دیے تھے۔ زرگال بھی ان میں سے تھا۔ یہ غلام میکسیکو کے ریڈ انڈین اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جو وہاں ایک ویرانے میں مایا تہذیب کے کھنڈروں میں ایک پراسرار مندر تیار کر رہے ہیں۔ شام کے وقت امبر کاؤ بوائے کو ساتھ لے کر ٹیکساس کے شہر میں پہنچ گیا۔ کاؤ بوائے تو امبر کا چیلا بن گیا تھا۔ وہ اسے بار بار کہتا کہ اسے بھی آگ میں زندہ رہنے کا جادو بتائے۔ امبر مسکرا کر خاموش رہتا۔ ٹیکساس شہر میں رہ کر امبر نے میکسیکو جانے کی تیاریاں مکمل کی۔ وہاں سے ایک قافلہ جنوبی امریکہ کی طرف جاتا تھا۔ امبر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔
ये 10-12 घोड़ा गाड़ियों का काफिला था, जिसमें औरतें और बच्चे भी सवार थे। अंबर जरगाल की तलाश में जा रहा था, मगर उसका दिल अभी तक मारिया की तरफ लगा हुआ था। उसे इतना यकीन था कि वो अमेरिका पहुंच चुकी है, इसलिए काउबॉय से सिर्फ इतना कहा था कि अगर कभी उसे कोई ऐसी औरत की आवाज आए जो गायब हो तो उसे बता देना कि अंबर मैक्सिको की जानिब चला गया है। मारिया पहाड़ के अंदर कुएं में कैद थी। तिलिस्म ने उसे चारों तरफ से बंद कर रखा था। वो कई रोज से इसी तंग कुएं में पड़ी अंबर और नाग को याद कर रही थी। उसके जहन में वहां से निकलने की कोई तरकीब नहीं आती थी। सोच सोच कर वो थक गई थी और अब उसने सब्र कर लिया था कि शायद कभी अंबर का उस तरफ से गुजर हो और वो उसे वहां से निकाल सके। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसी पहाड़ी के दामन में एक काला सांप रहता था। यह सांप 50 बरस से उसी जंगल में रह रहा था। 50 बरस की उम्र तक पहुंचने के बाद उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि नाग देवता के खानदान वालों की बू को हवा में महसूस करे। एक रोज वो जंगल से निकलकर पानी पीने पहाड़ी वाले चश्मे की तरफ जा रहा था कि अचानक उसने फिजा में एक मानूस किस्म की बू महसूस की। काला सांप वहीं रुक गया। यह 5 फीट लंबा, बड़ा, मजबूत और खतरनाक सांप था। उसने अपना फन उठाकर चारों तरफ घुमाया, यह देखने के लिए कि बू किधर से आ रही है। यह बू मुकद्दस नाग देवता के खानदान वालों की बू थी और सिर्फ उन्हीं लोगों के जिस्मों से आया करती है जो नाग देवता के साथ रह चुके हों। यह बू पहाड़ी की जानिब से आ रही थी। काला सांप पहाड़ी के पास आया तो बू तेज हो गई। अब वो बू के पीछे पीछे रवाना हुआ। वो पहाड़ी के अंदर एक सुराख से होता हुआ एक गार में आ गया। बू बराबर उसकी रहनुमाई कर रही थी। काला सांप एक तहखाने में उतर आया। उसने देखा कि आगे एक कुआं है। मुकद्दस नाग की बू उसी कुएं में से आ रही थी। काला सांप कुएं के ऊपर चढ़ गया। उसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा। कुएं में अंधेरा था मगर बू बड़ी तेज थी। 50 बरस तक जिंदा रहने से काले सांप में ये अहलियत भी पैदा हो गई थी कि वो इंसान के दिमाग में अपनी बात लहरों यानी सिग्नल के जरिए डाल सकता था। सांप ने सोचा अगर अंदर नाग खानदान का कोई शख्स मौजूद है तो उससे बात करनी चाहिए। उसने फन उठाकर एक बड़ा ताकतवर सिग्नल नीचे भेजा। मारिया ने भी सांप की बू महसूस कर ली थी। जब एक ख्याल की लहर उसके दिमाग से आकर टकराई तो वो उठ बैठी। ये लहर उसके जमीन में आते ही एक फिक्रा बन गई थी जो ये था, तुम कौन हो? मारिया ने चीख कर कहा, नाग भाई क्या तुम आ गए? मारिया की आवाज तो काला सांप ना सुन सका, लेकिन मारिया के जहन का ख्याल उसके जिस्म से लहरें बनकर टकराया और वो मारिया की बात समझ गया। उसने एक और सिग्नल दिया, तुम मुकद्दस नाग को जानती हो? मारिया ने कहा, मैं उसकी बहन हूं। सांप का सिग्नल, तुम यहां कैसे आ गई बहन? मारिया का सिग्नल, यह लंबी कहानी है। मैं अंबर की तलाश में आई थी कि एक इंसानी पसली उड़ती हुई मेरे ऊपर से गुजरी और मैं इस कुएं में बंद होकर रह गई। सांप का सिग्नल, मुर्दे की पसली? हाँ। कुछ देर खामोशी रही। काले सांप ने कोई सिग्नल न दिया। वो गौर कर रहा था। मारिया ने सिग्नल दिया, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम चले गए हो? सांप ने सिग्नल दिया, नहीं मारिया बहन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें इस तिलिस्म से आजाद कराना मेरा फर्ज है। सारी बात मेरी समझ में आ गई है, तुम मेरा इंतजार करो। ये कहकर काला सांप गार से बाहर निकल आया। उसने जंगल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो बड़ी तेजी से जा रहा था और घास के टीलों, पत्थरों और खाइयों को अबूर कर रहा था। आखिर वो उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां पसली वाले मुर्दे की कब्र थी। काले सांप ने एक एक कब्र में से गुजरकर देखा। वहां जितने भी मुर्दे सो रहे थे उनकी पसलियां पूरी थी। आखिर वो एक कब्र में घुसा तो उसने देखा कि वहां जो मुर्दा पड़ा है उसके सीने में एक तरफ शिगाफ पड़ा है और उसकी एक पसली उखड़कर बाहर को निकली हुई है। ऐसा लगता था कि किसी ने एक बार पसली बाहर निकालकर उसे दोबारा अंदर दाखिल करने की नाकाम कोशिश की है। काला सांप समझ गया कि यही वो जादू की पसली है जिसने मुकद्दस नाग की बहन मारिया को कुएं के तिलिस्म में कैद कर रखा है। काले सांप ने अपने दांतों से पकड़कर पसली बाहर खींच ली और उसे लेकर कब्र से बाहर निकल आया। कब्रिस्तान में आधी रात के बाद बड़ी पुरस्रार जर्द चांदनी फैली हुई थी और ऐसा लगता था जैसे कब्रिस्तान में रूहें उतरकर आपस में सरगोशियां कर रही हैं। काला सांप मुंह में मुर्दे की पसली उठाए खुश्क पत्तों पर रेंगता कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वो पहाड़ी की तरफ जाने वाली पगडंडी पर हो लिया। काला सांप मुर्दे की पसली लेकर पहाड़ी के अंदर आ गया। मारिया कुएं के अंदर खामोश बैठी काले सांप का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई गैबी ताकत उसे अपनी हथेली पर बिठाकर कुएं से ऊपर लिए जा रही है। फिर उसे कुएं से बाहर निकालकर पत्थरों पर रख दिया गया। मारिया ने देखा कि उसके सामने काले रंग का लंबा सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा झूम रहा है और मुर्दे की पसली उसके आगे पड़ी है। सांप ने सिग्नल दिया, मारिया बहन तुम अगर गायब हो मगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे बाल लंबे लंबे हैं और तुम बड़ी खूबसूरत हो। मारिया ने सिग्नल की लहरों में जवाब दिया, शुक्र है मेरे भाई, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगी। काले सांप ने कहा, मुकद्दस नाग के दोस्तों और खानदान वालों पर तो हमारी जान भी कुर्बान है। मेरे साथ गार से बाहर आ जाओ मारिया बहन। मारिया गार से निकलकर बाहर आ गई। रात दम तोड़ रही थी। चांदनी फीकी पड़ती जा रही थी। मशरिक में सुबह की रोशनी की एक नीली झलक दिखाई देने लगी थी। काले सांप ने कहा, मारिया बहन मुकद्दस नाग कहाँ है? उनको देखे एक जमाना गुजर गया। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। सोचता हूँ अगर मरने से पहले एक बार मुकद्दस देवता नाग के दर्शन हो जाएं तो मैं खुशी खुशी जान दे सकूंगा। मारिया ने सिग्नल में जवाब दिया, सांप भाई, नाग मेरी तलाश में इस इलाके में जरूर आएंगे।
अगर तुमसे उनकी मुलाकात हो तो मेरे बारे में बताना कि मैं अपने दोस्त और भाई अंबर की तलाश में इधर से गुजरी थी। काले सांप ने कहा, बहुत अच्छा हमारी बहन, मगर ये तो बताओ कि अंबर को तुम इस तरफ क्यों तलाश कर रही हो। मारिया ने काले सांप को अबी सलमान की रूह का सारा किस्सा सुना दिया और बताया कि अंबर अबी सलमान खानदान के आखिरी बेटे जरगाल की तलाश में आया है। जरगाल को शाही खजाने की चाबी देनी है और जरगाल के बारे में खबर मिली थी कि वो अपाची कबीले की कैद में मुसीबत के दिन गुजार रहा है। काले सांप ने कहा, मारिया बहन, तुम जिस इलाके में इस वक्त खड़ी हो ये अपाची कबीले वालों का इलाका है, तो फिर अंबर इस इलाके में कहीं है, क्या तुम उसकी तलाश में मेरी मदद कर सकते हो। काले सांप ने कहा, मुझे अफसोस है बहन मारिया, मैं इस पहाड़ी और जंगल से बाहर नहीं जा सकता। 50 बरस गुजर जाने पर हर सांप एक खास इलाके में 10 बरस के लिए पाबंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसे आज़ादी होती है कि अगर चाहे तो किसी दरिंदे या जानवर की शक्ल इख्तियार करके बाकी जिंदगी बसर करे। इसलिए मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। तुम कबीले में जाओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मेरे पास आ जाना। इस जगह मैं तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मारिया जानती थी कि तिलिस्म और जादू की दुनिया में सांपों की कुछ मजबूरियां होती हैं। उसने काले सांप का शुक्रिया अदा करके उससे इजाजत ली और अपाची बस्ती की तरफ चल पड़ी। कई रोज से कुएं के अंदर पड़े रहने से वो बैठी बैठी थक गई थी। जो ही वो खुली फजा में आई उसने थोड़ा थोड़ा उड़ना शुरू कर दिया। सामने दरिया आ गया। दरिया पार अपाचियों की बस्ती थी। मारिया एक बार फिर जोर से उछली और वो हवा में तैरने लगी। उड़ते उड़ते उसने दरिया पार कर लिया। दरिया के पार आकर वो अपाचियों की बस्ती में आ गई। अपाची बेखबर सो रहे थे। झोपड़ियों में खामोशी थी। 2-3 वहशी रेड इंडियन मशले जलाए पहरा दे रहे थे। मारिया ने एक एक झोंपड़ी के अंदर जाकर झांक कर देखा, उसे अंबर कहीं दिखाई न दिया। एक झोंपड़ी सबसे बड़ी थी और उसके अंदर रोशनी हो रही थी। मारिया उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। बाहर पहरा लगा था, लेकिन मारिया चूंकि गायब थी इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ पहरेदारों के दरमियान से गुजर गई। अंदर जाकर देखा कि कबीले का नौजवान सरदार बैठा है। 2 रेड इंडियन अदब से करीब खड़े हैं। सरदार ने कहा, मैंने अपने बाप की तलाश में सारे इलाके का कोना कोना छान मारा, मगर कहीं उनका निशान तक नहीं मिला। ऐसे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। रेड इंडियन बोला, सरदार, मुकद्दस देवता के बेटे ने कहा था कि आपके वालिद पहाड़ी के नीचे किसी तय खाने में बंद है और उन पर तिलिस्म किया गया है। सरदार ने कहा, मुकद्दस देवता के बेटे ने ठीक कहा होगा, मगर अब हम पहाड़ी को तो नहीं खोज सकते, कहीं हमारी बस्ती पर कोई आफत ना आ जाए। दूसरा रेड इंडियन बोला, सरदार, कहीं मुकद्दस देवता का बेटा झूठा तो नहीं था। इस पर सरदार ने उसे डांट दिया, खबरदार, ऐसी बात फिर जुबान पर मत लाना। क्या तुम्हारे सामने मुकद्दस देवता का बेटा आग में से नहीं गुजरा था? क्या तुमने नहीं देखा था उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ा लगा और गर्दन को कुछ नहीं हुआ? ये सब मुकद्दस देवता के बेटे की निशानियां नहीं तो और क्या है? मारिया का माथा ठनका। समझ गई कि जिस मुकद्दस देवता के बेटे का ये लोग जिक्र कर रहे हैं वो सिवाय अंबर के और कोई नहीं हो सकता। अब उसे ये मालूम करना था कि मुकद्दस देवता का बेटा यानी अंबर वहां से किधर को गया है। मारिया ने सोचा कि क्यों ना वो मुकद्दस देवता की बेटी बन जाए। उसने देखा कि सरदार के आगे तख्त पर एक चंगेर पड़ी है जिसमें दूध का प्याला रखा था। मारिया ने बड़े आराम से हाथ बढ़ाकर दूध का प्याला उठा लिया। सरदार और रेड इंडियन बातें कर रहे थे कि अचानक क्या देखते हैं कि प्याला हवा में बुलंद हो गया है। वो डर कर परे परे हट गए। मारिया ने प्याला वापस तख्त पर रखकर कहा, घबराओ नहीं, मैं मुकद्दस देवता की बेटी हूं और अपने भाई की तलाश में यहाँ आई हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस तरफ गया है? सरदार के मुंह से बात नहीं हो रही थी। उसने रुक रुक कर कहा, ऐ मुकद्दस देवता की बेटी, वो शख्स एक काउबॉय को साथ लेकर टेक्सास शहर की तरफ गया है। मारिया ने टेक्सास शहर का पूरा रास्ता मालूम किया और कहा, अच्छा अब मैं जाती हूँ, मगर जाते जाते तुम्हें अपनी निशानी जरूर देती जाऊंगी। और मारिया ने झोंपड़ी में से निकलने से पहले फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। मारिया अपाचियों की बस्ती को अलविदा कहकर वहां से टेक्सास शहर की तरफ रवाना हुई जो 50 मील के फासले पर था। वो रुक रुक कर उड़ती हुई वापस जा रही थी और सुबह होते ही शहर में पहुंच गई। ये वही शहर था जहां से अंबर मैक्सिको की जानिब रवाना हुआ था और जहां उसका अहमक साथी रहता था। शहर अभी सोकर उठा था। बाजारों में लोग घोड़ों पर सवार जा रहे थे। एक छकड़ा गाड़ी जा रही थी। सब्जी वाले आ रहे थे। मारिया बाजार में चली जा रही थी। उसने सारे बाजारों का चक्कर लगाया। एक एक दुकान और मकान में झांक कर देखा। अंबर वहां भी नहीं था। सोचने लगी कि क्या करे, किससे अंबर के बारे में पूछे। जब तक अंबर का पता नहीं चल जाता वो वहां से कैसे जा सकती थी। अंबर की खबर उसे उस शहर से मिल सकती थी। मारिया ने सोचा कि यहाँ सबसे पहले कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहां आराम से रात बसर करने का बंदोबस्त हो सके। ऐसी जगह कोई होटल ही हो सकता था। उस छोटे से शहर में एक ही अच्छा होटल था। मारिया उस 2 मंजिला होटल में आ गई। उसके कमरे अक्सर खाली पड़े थे। छोटे छोटे मामूली से कमरे थे। ऊपर वाली मंजिल पर 3 कमरे थे जो बंद पड़े थे। मारिया एक कमरे के बंद दरवाजे में से गुजरकर अंदर चली गई। खिड़की बंद थी, पर्दा गिरा था। दीवार के साथ एक पलंग बिछा था। मुंह हाथ धोने के लिए टब रखा था। जग पानी से भरा पड़ा था। एक कुर्सी मेज भी थी।
मारिया के लिए ये जगह काफी थी। उसका ख्याल था कि वो 2-3 दिनों में घूम फिर कर किसी न किसी से ये मालूम करने में कामयाब हो जाएगी कि अंबर कहाँ और किस तरफ गया है, क्योंकि ये उसने महसूस कर लिया था कि अंबर इस शहर में नहीं है। उसका दिल कॉफी पीने को चाहा। वो नीचे वाले काऊ बॉय होटल में आ गई। यहाँ शहर के बदनाम गुंडे, कातिल और पिस्तौल बाज जमा थे जो शरीफ लोगों की बेइज्जती करते और कभी कभी उन्हें जान से भी मार देते थे। मारिया को कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। वो इस ख्याल से भी होटल में आ गई थी कि शायद उसे अंबर के बारे में कुछ खबर मिल जाए। होटल में लोग मेजों के गिर्द बैठे कॉफी पी रहे थे। काउंटर के पीछे होटल का मालिक ग्राहकों को नाश्ता बना बना कर दे रहा था। मारिया ने जरा परे जाकर कॉफी का एक प्याला उठा लिया। प्याला उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। मारिया के इख्तियार में यह बात थी कि वो जब चाहे अपने हाथ की चीजों को गायब कर दे और जब चाहे उन्हें जाहिर कर दे। उस वक्त कॉफी का प्याला उसके हाथ में गायब था। वो कोने वाली छोटी सी गोल मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गई और चारों तरफ गौर से देखती कॉफी पीने लगी। वो हर आने वाले पर भी नजर रखे हुए थी कि शायद कहीं अंबर ना जाए। बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई और 2 गुंडे घोड़ों से उतरकर अंदर आ गए। शक्लो सूरत से ही वो बड़े खतरनाक कातिल लग रहे थे। इस किस्म के गुंडे आज से 150 साल पहले इस इलाके में आम पाए जाते थे। वो कस्बों, शहरों और होटलों में दंदनाते फिरते, जहां जो जी चाहता उठाकर खा पी जाते और किसी को कीमत अदा न करते थे। मारिया उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी, क्योंकि वो एक बार पहले भी अंबर के साथ इस किस्म के लोगों से मिल चुकी थी। दोनों गुंडे होटल में दाखिल हो गए, सीधे काउंटर पर आए, अपनी पिस्तौलें काउंटर पर सामने रखी और होटल के मालिक को हुक्म दिया कि कॉफी लाई जाए। होटल में खामोशी छा गई। सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अब खून खराबा होगा। कुछ शरीफ बूढ़े तो होटल से खिसक गए। जो बैठे रहे उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिए और सहमे हुए अंदाज में जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने लगे। होटल के मालिक ने दोनों गुंडों को कॉफी और खाने को दिया। गुंडों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। फिर एक गुंडे ने लोगों की तरफ मुंह करके पिस्तौल तान लिया और दूसरे गुंडे ने होटल के मालिक पर पिस्तौल तान कर हुक्म दिया, जितना कैश तुम्हारी तिजोरी में है हमारे हवाले कर दो। गुंडे ने चमड़े की थैली उसकी तरफ बढ़ाकर कहा कि वो उसे भर दे। होटल का मालिक परेशान हो गया। बेचारे की हवाइयां उड़ने लगी। गरीब क्या कर सकता था, बेदिली से थैली में कैश भरने लगा। गुंडा हंस रहा था। दूसरे गुंडे ने लोगों से कहा, अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। अब मारिया से यह जुल्म न देखा गया, इसलिए हमेशा जुल्म के खिलाफ उसने जंग की थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उठते वक्त उसकी कुर्सी पीछे गई तो साथ वाली मेज पर बैठे गाहक की आंखें खुल गई कि ये कुर्सी अपने आप कैसे पीछे हट गई। उसने आंखें मली कि शायद उसकी नजर का धोखा था। मारिया आहिस्ता आहिस्ता चलती उस गुंडे के पास आ गई जिसने ग्राहकों की तरफ मुंह करके पिस्तौल तान रखा था। मारिया ने उसके कान में कहा, क्यों भाई, क्या ख्याल है, तुम्हारी गर्दन तोड़ डालूं? गुंडा एक औरत की आवाज सुनकर उछलकर परे हो गया, क्योंकि उसके पास कोई औरत नहीं खड़ी थी। मारिया ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर जोर से हाथ मारा। पिस्तौल नीचे गिर पड़ा। मारिया ने पिस्तौल उठा लिया। पिस्तौल उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। मारिया ने गुंडे की गर्दन पर नाली रखकर कहा, यहां से बिल्कुल ना हिलना, मैं भूत हूं। तुम्हारा पिस्तौल मेरे पास है। अगर भागे तो मैं तुमको जहां भी होगे वहां पहुंचकर तुम्हें हिलाक कर डालूंगा। दूसरे गुंडे ने चिल्लाकर कहा, उल्लू के पट्टे, तुम्हारा पिस्तौल कहां है? पहला गुंडा कांपती हुई आवाज में बोला, किसी भूत ने मेरी गर्दन के साथ पिस्तौल लगा रखा है। मैं अपनी जगह से हिला तो ये गोली चला देगा। दूसरा गुंडा गुर्राया, तुम पागल हो गए हो, मैं जा रहा हूं, तुम जाओ जहन्नुम में अपने भूत के साथ। दूसरे गुंडे ने कैश की थैली उठाई और पिस्तौल ताने होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मारिया ने पहले गुंडे को वहीं छोड़ा और दूसरे गुंडे से 2-2 हाथ करने उसके पीछे लपकी और उसे दरवाजे में ही जा लिया। गुंडा कैश की थैली लिए बाहर निकलने ही लगा था कि मारिया ने एक मेज पर से रस्सी का टुकड़ा उठाकर उसकी गर्दन में डाला और उसे पीछे खींचना शुरू किया। गुंडा बुखला गया। पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। रस्सी का दूसरा सिरा हवा में गुम हो गया था। मारिया की ताकत बेपनाह थी, इसलिए पीछे को धक्का दिया तो गुंडा भी गिर पड़ा। मारिया ने कैश की थैली उठाकर होटल के मालिक के आगे फेंक दी। दूसरे गुंडे ने गोली चला दी। एक गोली गाहक को लगी, वो ढेर हो गया। दूसरी गोली ने एक दूसरे गाहक को हिलाक कर दिया। मारिया ने पिस्तौल से फायर किया। पहला गुंडा गोली खाकर गिर पड़ा। दूसरे के गले में रस्सी पड़ी थी। वो रस्सी खोलकर फायरिंग करने लगा। गोलियां खिड़कियां तोड़ती हुई निकल गई। लोगों ने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। गुंडा पिस्तौल चलाता एक तरफ को भागा कि खिड़की में से निकल जाए और घोड़े पर सवार होकर जान बचा ले, मगर मारिया उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसने 2 आदमियों का खून किया था। मारिया उछलकर हवा में उड़ी और खिड़की में से निकलकर सीधी पिस्तौलबाज कातिल गुंडे के सर पर जा पहुंची। पिस्तौलबाज गुंडा घोड़े पर सवार गोलियां चला रहा था। मारिया उसके सर के ऊपर आ गई थी। वहीं से उसने गौता लगाया और गुंडे के सर पर आन गिरी। गुंडा नीचे गिर पड़ा और अपने ही घोड़े के पांव तले आकर कुचला गया। सारे शहर में शोर मच गया कि भूत ने गुंडों को हिलाक कर दिया है। शहर में खौफ फैल गया। ये खबर काऊ ने भी सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसे अपने दोस्त अमर की बात याद आ गई। उसने कहा था कि उसकी बहन मारिया आएगी तो वो किसी को दिखाई नहीं देगी। उसे कहना कि मैं मैक्सिको चला गया हूं। काऊ ने बाजारों में घूमना शुरू कर दिया। वो उस होटल में भी आया जहां थोड़ी देर पहले मारिया मौजूद थी।
सारा दिन वो मारिया को तलाश करता रहा, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता था। उसने सोचना शुरू किया कि कौन सी ऐसी तरकीब इख्तियार करे कि मारिया से उसकी मुलाकात हो जाए। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। ये तरकीब बड़ी जबरदस्त थी। उसने खुल्लम खुला ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो भूतों पर यकीन नहीं रखता। लोग यूं ही खौफजदा हो रहे हैं। हर दुकान पर जाकर वो खुद ही भूत की बात छेड़ता और बुलंद आवाज में कहता, कहाँ है भूत, मेरे सामने आए, उसे पिस्तौल से गोली मारकर हलाक कर सकता हूँ। ऊंची आवाज में वो इसलिए कहता कि अगर मारिया वहां मौजूद हो तो सुन ले। मगर मारिया अपने होटल के कमरे में जाकर आराम कर रही थी। शाम हो गई। मारिया होटल के कमरे में लेटी हुई थी कि कमरे का ताला खोलकर उसका मालिक किसी गाहक को लेकर अंदर आया। मारिया वहां किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मालिक गाहक को कमरा दिखाने लगा तो मारिया ने पलंग से उठकर पानी का जग उठाकर गाहक के सर पर दे मारा और साथ ही भारी आवाज में कहा, भाग जा यहां से। होटल का मालिक और गाहक डर कर सर पर पांव रखकर वहां से भाग गए। उस वक्त सारे इलाके में शोर मच गया कि भूत होटल की दूसरी मंजिल के कमरे में रहता है। काउबॉय इसी खबर का इंतजार कर रहा था। वो सीधा होटल में पहुंचा और उसके मालिक से कहा कि वो उसके होटल से भूत निकाल देगा, मगर उसके एवज में $100 लूंगा। होटल का मालिक सख्त परेशान था, कहने लगा, मैं तुम्हें $1000 दूंगा, तुम भूत को निकाल दो। काउबॉय ने कहा, तुम लोग इसी जगह ठहरो, मैं ऊपर जाता हूं भूत के पास। काउबॉय दूसरी मंजिल में आ गया। सामने वो कमरा था जहां मारिया रहती थी। कमरे का दरवाजा बंद था। मारिया को अंदर से कुंडी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उधर कोई नहीं आता था। काउबॉय ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मारिया ने एक सरफिरी नौजवान को अंदर आते देखा तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने मोमबत्ती जलाई। कमरे में रोशनी हो गई। काउबॉय को मोमबत्ती जलाने वाली मारिया नजर न आई। मारिया ने मेज पर रखी हुई किताब उठाकर काउबॉय को दे मारी। काउबॉय के सर पर किताब लगी। उसने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम भूत नहीं हो और तुम्हारा नाम मारिया है तो मेरी बात गौर से सुनो। अपना नाम उस अजनबी नौजवान की जुबान से सुनकर मारिया दंग रह गई। उसे कैसे मालूम हो गया कि वो मारिया है? मारिया ने मोहब्बत से कहा, तुम कौन हो? काउबॉय ने औरत की आवाज सुनी तो उसकी जान में जान आई कि ये भूत नहीं है और वो $1000 जीत गया है। उसने कहा, क्या तुम मारिया हो? हाँ मैं मारिया हूं, मगर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? काउबॉय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मारिया मेरी बात सुनो। अंबर ने मुझे एक पैगाम दिया था जो तुम्हें पहुंचाना है। खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गई। मैं इसीलिए शहर में तुम्हारी मुखालफत करता फिरता था कि तुम गर्मी खाकर मेरे मुकाबले पर आ जाओगी और फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा कि अंबर मेरे साथ अपाची कबीले में कैद था। मारिया ने कहा, अब वो कहाँ है? काउबॉय बोला, अंबर ने तुम्हारा यहाँ बहुत इंतजार किया। वो अपाची बस्ती में अभी सलमान की आखिरी औलाद जरगाल की तलाश में था। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि जरगाल को मैक्सिको के जंगल में एक माया खानदान के कबीले की हाथ बेच दिया गया है और वो मैक्सिको की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए उसने मुझे कहा था कि मारिया यहाँ जरूर आएगी, उसे बता देना कि मैं मैक्सिको की तरफ जा रहा हूँ। मारिया ने काउबॉय से कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या तुम मुझे मैक्सिको को जाने वाले रास्ते के बारे में कुछ बता सकोगे? काउबॉय ने कहा, यह शहर यहाँ से बहुत दूर है। अंबर एक काफले के साथ यहाँ से रवाना हुआ है। ये काफला कोई 1 महीने में वहां पहुंचेगा। इससे अंदाजा लगा सकती हो कि मैक्सिको कितनी दूर है। मारिया ने कहा, काफला किस जगह से रवाना होता है? क्या तुम मुझे वो सड़क दिखा सकते हो जहां से काफला मैक्सिको को जाता है? वो सड़क यहाँ से तो ठीक सीधी जाती है, मगर आगे जाकर पहाड़ों में गुम हो जाती है। आगे का रास्ता मुझे भी मालूम नहीं। मारिया ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी। काउबॉय ने पूछा, क्या तुम हवा में उड़ सकती हो मारिया? हाँ। इसके बाद मारिया ने एक बार फिर काउबॉय का शुक्रिया अदा किया और उसे वहां से वापस भेज दिया। रात मारिया ने होटल के कमरे में बसर गई। दूसरे दिन वो शहर से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते पर आ गई जहां से मैक्सिको को जाते थे। मारिया ने उस सड़क पर उड़ना शुरू कर दिया। वो रुक रुक कर उड़ रही थी और यूं काफी फासला तय हो रहा था। दोपहर तक वो टेक्सास शहर से बहुत दूर पहाड़ियों से निकलकर खुश्क बंजर और तपते टीलों में आ गई जहां रेत ही रेत फैली हुई थी। शाम के वक्त सहरा में अंधेरा फैल गया। सितारे चमकने लगे। थोड़ी देर बाद आसमान पर इतने सितारे निकलकर चमकने लगे कि उनकी रोशनी से सहरा जगमगा उठा। ऐसा सहरा मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। दूर सहरा में एक टीले के ऊपर मारिया को चिराग की रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ हवा में उड़ती हुई पहुंच गई। ये रोशनी टीले पर बने हुए एक ऐसे मकान से आ रही थी जिसकी शक्ल किसी पुराने जमाने के मंदिर से मिलती जुलती थी। मारिया मकान के पास गई। यह मेहराबी छोटे से दरवाजे वाला मकान था जिसकी छत गोल गुम्बद की तरह थी। दीवार के ऊपर छत के पास रोशनदान का ताक था जिसमें से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थी। मारिया उछलकर हवा में ऊपर उठती रोशनदान के पास चली गई। उसने झांक कर देखा, अंदर एक बिल्ली का स्याह बुत चबूतरे के ऊपर बना हुआ था और उसके सर के ऊपर दिया जल रहा था। मारिया रोशनदान में से गुजरकर अंदर चली गई। दीवारों पर फिरौने मिस्र के जमाने की तस्वीरें बनी हुई थी। बिल्ली काफी बड़ी थी और एक बात जिसने मारिया को हैरान किया और कुछ दहशतजदा भी किया था वो ये थी कि बिल्ली का सारा जिस्म बिल्ली जैसा था मगर उसका चेहरा
यानी शक्ल किसी खूबसूरत औरत की थी। लंबी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबा सुतवा नाक और गोल रुखसार थे। होठों पर गहरे सुर्ख रंग की सुर्खी लगी थी। बाल गुंगरियाले स्याह थे और माथे पर पड़े थे। ये इंसानी बिल्ली का बड़ा ही हसीन बुत था। सवाल यह था कि क्या यहाँ इंसानी बिल्ली की पूजा होती है? फिर ये बुत यहाँ किसने बना दिया और दिया भी रोशन कर दिया था? मारिया के दिल में इसी तरह के सवाल आ रहे थे। उसने इंसानी बिल्ली के चारों तरफ घूमकर उसे गौर से देखा। वो एक पत्थर का बुत था और सर के ऊपर दिया रखा था जिसमें तेल भरा हुआ था और बत्ती आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी। दिए की लौ की वजह से बिल्ली के मुजस्समे का साया उसके पांव पर कांप रहा था। मारिया को दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो जरा परे हटकर खड़ी हो गई। मेहराबी दरवाजा जरा सा खुला और एक स्याह पोश इंसान अंदर आ गया। वो बिल्ली के मुजस्समे के सामने आकर खड़ा हो गया। मारिया ने दिए की रोशनी में देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था। स्याह रुमाल सर पर बांधे, स्याह लंबा कुर्ता पहने हुए था। उसने आगे बढ़कर बिल्ली के सर से दिया उठाकर नीचे रख दिया। नीचे रखते ही इंसानी बिल्ली में जान पड़ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी इंसानी आंखें घुमाकर स्याहपोश आदमी की तरफ देखा और बारीक आवाज में पूछा, क्या खबर लाए हो? स्याहपोश बोला, ए मलिका सहरा, जादूगर सामरी और जिनों के बादशाह ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि ताज पोशी परसों होगी, जबकि रात तारीक और गहरी होगी। कब्रिस्तान के सारे मुर्दे कब्रों से निकलकर आपका इंतजार करेंगे। इंसानी बिल्ली ने कहा, हमें खबर मिल गई। खाने के लिए ताज़ा लाश का बंदोबस्त करके रखा जाए। अब तुम जाओ। स्याहपोश ने सर झुकाया, फिर दिया उठाकर बिल्ली के सर पर रख दिया। इंसानी बिल्ली फिर से पत्थर बन गई। स्याहपोश आदमी जिधर से आया था उधर से निकलकर गायब हो गया। मारिया ने यह तिलिस्म देखकर ताज्जुब किया। स्याहपोश के जाते ही मारिया ने भी आगे बढ़कर बिल्ली के सर का दिया उठाकर नीचे रख दिया। इंसानी बिल्ली ने एक बार फिर अपनी बड़ी आंखें घुमाई और मुस्कुराकर कहा, मारिया, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें नहीं देख रही? मारिया परेशान सी हो गई। इंसानी बिल्ली दोबारा बोली, मैं तुम्हें देख रही हूं और मैं ये भी जानती हूं कि तुम अंबर की तलाश में जा रही हो। मारिया ने अदब से कहा, ए मलका सहरा, मैं तुम्हें सलाम पेश करती हूं। मुझे बताओ तुम कौन हो और अंबर से मैं कहां मिल सकूंगी? इंसानी बिल्ली ने कहा, मैं फिरौन के जमाने की बिल्ली हूं और 5000 साल से इस सहराई खंडर में रह रही हूं। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें और अंबर को जानती हूं। आज से 5000 साल पहले मैंने अंबर को दरियाए नील के किनारे राह के मंदिर के बाहर खेलते देखा है। मारिया ने पूछा, अंबर इस वक्त कहाँ है? इंसानी बिल्ली ने कहा, वो इस वक्त दरियाए अमेज़न के पार माया मंदिर की तरफ सफर कर रहा है, जहां उसे अभी अलमास की आखिरी औलाद जरगाल की तलाश है। मारिया ने कहा, क्या तुम मुझे अंबर के पास पहुंचा सकती हो? इंसानी बिल्ली बोली, वो दरियाए अमेज़न पार कर चुका है और मेरी सल्तनत सिर्फ दरियाए अमेज़न के इस तरफ तक है। हाँ, मैं तुम्हें दरियाए अमेज़न के किनारे पहुंचा सकती हूँ। अंबर दरिया पार एक घोड़ा गाड़ी में सफर कर रहा है। मारिया ने कहा, अगर तुम मुझे दरियाए अमेज़न तक पहुंचा दो तो मैं बेहद शुक्रगुजार होंगी। इंसानी बिल्ली ने कहा, तुम अंबर की बहन हो और अंबर मेरे वतन का रहने वाला है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। याद रखो, तुम एक रात माया मंदिर में पहुंचोगी, जहां 10,000 साल पुरानी देवी अलकंदा की मूर्ति है। उस मूर्ति को मेरा सलाम कहना। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकती। अब तुम आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हें दरिया तक पहुंचा दूं, जो यहां से 5000 मील दूर है। मारिया ने आंखें बंद कर ली। दूसरे लम्हे इंसानी बिल्ली की आवाज सुनाई दी, आंखें खोल दो। मारिया ने आंखें खोली तो दिन की रोशनी में चारों तरफ फैली हुई थी और वह एक स्याह काली चट्टानों के करीब एक बहुत बड़े दरिया के किनारे खड़ी थी। दरिया का पाट इतना चौड़ा था कि दूसरा किनारा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। मारिया इंसानी बिल्ली की करामत पर हैरान रह गई। एक पल में उसने 5000 मील का फासला तय कर लिया था। अंबर उसी दरिया की दूसरी जानिब मैक्सिको के माया मंदिर की तरफ सफर कर रहा था, जहां उसे जरगाल की तलाश थी। मारिया ने इर्द गिर्द देखा, वहां कोई आदम या आदमजात नहीं था। वो उड़कर भी दरिया पार नहीं कर सकती थी। दूर एक जगह किनारे पर उसे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। मारिया वहां गई। ये एक छोटा सा घाट था। यहाँ एक बहुत बड़ी कश्ती में लोग दरिया पार करने के लिए जमा हो रहे थे। मारिया भी उनमें शामिल हो गई। जब सारे मुसाफिर सवार हो चुके तो कश्ती दूसरे किनारे की तरफ रवाना हुई। ये अजीब कपड़ों और शक्लों वाले लोग थे। उनके बाल स्याह और लंबे थे, आंखें पाकिस्तानियों जैसी थी और बालों की मांग रेड इंडियन की तरह दरमियान से निकालते थे। वो अपनी जुबान में बातें कर रहे थे। कश्ती दूसरे किनारे पर जा पहुंची। मारिया भी किनारे पर उतर गई और उसने एक सड़क पर सफर शुरू कर दिया जो काले काले पहाड़ों के दरमियान चली जा रही थी। अब हम नाग की खबर लेते हैं कि उसका समुद्री जहाज कहां पहुंचा है। नाग बादवानी जहाज में सवार समंदर में स्पेन की तरफ सफर कर रहा था। उसके पास सफेद सांप का मोहरा था, जिसको मुंह में रखकर वो गायब होकर इंसानी शक्ल में हवा में उड़ सकता था। उस मोहरे के साथ उसे जरूरत नहीं थी कि वो जानवर या परिंदा बनकर उड़े। पहले वो गायब नहीं हो सकता था, इस मोहरे की वजह से वो गायब भी हो सकता था।
समंदरी जहाज अफ्रीका का चक्कर काटकर जब बहीरे रोम में दाखिल हुआ तो आसमान पर अचानक घने घने स्याह बादल आना शुरू हो गए। हल्की हल्की हवा चलने लगी। थोड़ी देर बाद हवा ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। बादल जोर जोर से गरजने लगा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जहाज के बादमान लपेट दिए गए। मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। जहाज बुरी तरह डोलने लगा। तूफान का जोर बढ़ता ही चला जा रहा था। जहाज बेकाबू होकर तूफानी लहरों पर इधर उधर उछलने लगा। आखिर वो बड़े भयानक धमाके के साथ किसी समुद्री चट्टान से टकराकर दो टुकड़े हो गया। नाग जहाज के अर्शे पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जब जहाज चट्टान से टकराकर दो टुकड़े हुआ तो उसने सफेद सांप का मोहरा मुंह में रख लिया। उसी वक्त वो गायब होकर आसमान पर ऊपर उठ गया और आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगा। नाग ने ऊपर ही से देखा कि जहाज को तूफानी लहरों ने निकल लिया था और उसका निशान भी बाकी नहीं रहा था। उसने समंदर के ऊपर जहां जहाज डूबा था एक चक्कर लगाया कि शायद कोई मुसाफिर बचा हो तो वो उसे उठाकर ले जाए, मगर जहाज के सारे मुसाफिर भी डूब चुके थे। नाग ने एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। उसे कुछ मालूम ना था कि वो किधर जा रहा है। बादल छाए हुए थे और बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। नाग को उड़ते काफी देर गुजर गई तो बारिश थमी और बादलों में से सूरज की सुर्ख रोशनी ने झांका। नाग ने अंदाजा लगाया कि सूरज गुरूब हो रहा है। वो उड़ता चला गया। शाम हो रही थी कि उसको दूर साहिल की रोशनियां दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। अगरचे उड़ते उड़ते वो एक पल के लिए भी थका नहीं था, मगर वो तंग आ गया था। रोशनियां करीब आने लगी। आखिर नाग समंदर के साहिल पर एक जगह चट्टानों के करीब रेत पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही वो जाहिर हो गया। उसने मोहरा मुंह से निकालकर जेब में रखा और शहर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते वो एक पथरीली सड़क पर आ गया। एक घोड़ा गाड़ी तेजी से गुजर गई। नाग ने हाथ दिया, गाड़ी न ठहरी। कुछ देर बाद एक और घोड़ा गाड़ी गुजरी तो नाग ने हाथ का इशारा किया। थोड़ी दूर जाकर सड़क पर गाड़ी रुक गई। नाग भागकर उसके पास गया। एक खूबसूरत औरत ने सर बाहर निकालकर नाग को देखा। तुम कौन हो? नाग ने कहा, मैं इस शहर में अजनबी हूँ। मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। अपनी एक बहन की तलाश में यहाँ आया था जो गुम हो गई है। क्या आप मुझे शहर ले चलेंगी? औरत मुस्कुराई और नाग को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी अंदर से बड़ी खूबसूरत थी। एक मीठी खुशबू फैली थी। औरत सुर्खो सफेद थी। सर पर जर्द तिनकों वाला बड़ा हैट पहन रखा था जिसमें कागज के फूल लगे थे। उसका गाउन फूला हुआ था। उसने नाग से पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ खो गई थी? नाग ने कहा कि वो मिस्र में हमारे मकान के बाहर खेल रही थी कि बर्दा फरोश उसे उठाकर ले गए। मैं उसकी तलाश में एक समुद्री जहाज में सफर कर रहा था कि जहाज गर्क हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ साहिल तक पहुंचा हूँ। इस शहर का क्या नाम है? खूबसूरत औरत ने कहा, तुम वीनस शहर में हो। नहरों और फूलों का शहर है। मेरा नाम इजाबेला है। मैं इस शहर के एक रईस की बेटी हूँ। नाग ने कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बस आप मुझे शहर ले जाकर छोड़ दीजिएगा। इजाबेला ने मुस्कुराकर कहा, तुम अजनबी हो, कहाँ जाओगे? और फिर तुम अपने बहन की तलाश में हो, परेशान होगे। तुम हमारी हवेली में ही ठहर जाओ। जब तुम्हें बहन मिल जाए तो बेशक वापस चले जाना। नाग ने कुछ सोचकर कहा, शुक्रिया, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। नाग ने सोचा कि जब तक उसे ये मालूम नहीं हो जाता कि स्पेन को समुद्री जहाज वहां कब और किस रोज जाता है, वो इसी खूबसूरत औरत इजाबेला की हवेली में ही रहेगा। गाड़ी अब शहर में दाखिल हो गई थी। दुकानों पर तेल के चिराग रोशन थे। घोड़ों के सुम ईंटों से बनी हुई सड़कें पर आवाजें पैदा कर रहे थे। शाम के बाद रात का अंधेरा बाजारों में उतर आया था। गाड़ी एक जगह रुक गई। इजाबेला ने नाग को साथ लिया और गाड़ी से बाहर आ गई। नाग ने देखा कि सामने पानी में मकान खड़े थे। ये नहरें उसी शहर की गलियां थी। नहरों में कश्तियां चल रही थी जिनको यहाँ के लोग गंडोला कहते थे। एक शानदार कश्ती फौरन वहां गई जिसे दो हबशी चला रहे थे। इजाबेला ने नाग को साथ लिया और कश्ती में सवार हो गई। कश्ती नहरों से होती कई एक मकानों के आगे से गुजरकर एक पुल के नीचे से निकलकर बाएं जानिब एक हवेली के बाहर वाले बरामदे के साथ आकर लग गई। नाग ने देखा कि हवेली 3 मंजिला थी और किले की तरह थी। उसकी लंबी लंबी खिड़कियों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बड़ी पुरस्कार से खामोशी छाई हुई थी। 2 हबशी गुलाम इजाबेला को लेने वहां खड़े थे। इजाबेला को उन्होंने झुककर सलाम किया। इजाबेला ने नाग की तरफ देखकर कहा, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दो, और खुद बड़ी शान से चलती हवेली के सदर दरवाजे में दाखिल हो गई। हबशी गुलामों ने बड़ी हकारत भरी नजरों से नाग की तरफ देखा। एक ने दूसरे से अपनी जुबान से कहा, ये तो कोई कसाब लगता है, कहां से आ गया ये सुअर? दूसरा बोला, छोटी बेगम साहिबा भी खूब है, हर किसी उल्लू के पट्टे को उठा लाती हैं। उन्हें क्या खबर थी कि नाग उनकी जुबान खूब समझता है। नाग ने कोई बात ना की। एक हबशी ने इशारा किया और नाग से विनस की आम जुबान में कहा, चलो। हबशी नाग को लेकर हवेली के पिछवाड़े एक कमरे में आ गया। तंग सा नीची छत वाला कमरा था। लकड़ी के पलंग पर गद्दा बिछा था। लंबी खिड़की के पास मेज पर पानी का जग और टब रखा था। गुस्ल खाना साथ ही बना हुआ था। दीवार पर गोल शीशा लगा था। ताक में मोटी मोमबत्ती रखी थी। हबशी ने मोमबत्ती रोशन की और नाग से सख्ती से पूछा, क्या खाओगे?
नाग ने बड़ी नरमी से कहा, मैं सिर्फ कॉफी और डबल रोटी लूंगा, शक्कर। हबशी ने नफरत से मुंह बनाया और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। नाग ने गुसल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, बाल ठीक किए, भीगे हुए कपड़ों को निचोड़कर फिर पहन लिया और पलंग पर आकर मारिया और अंबर के बारे में गौर करने लगा कि वो कहाँ और किस हाल में होंगे। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि सुबह जब उठेगा वो बंदरगाह पर जाकर ये मालूम करेगा कि स्पेन को जहाज कब रवाना होता है और फिर उस जहाज पर सवार होकर इस शहर और हवेली को छोड़ देगा। वैसे भी उसका इस हवेली में कोई काम नहीं था। कुछ देर बाद हबशी उसके लिए कॉफी और डबल रोटी लेकर आ गया। ये चीजें मेज पर रखकर उसने अपने हबशी जुबान में गोया अपने आप से कहा, खाओ सूअर के बच्चे। नाग ने उसी हबशी की जुबान में कहा, तुम भी खाओ सूअर के बच्चे। हबशी पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या तुम हमारी जुबान? हाँ, नाग ने कहा, मैं तुम्हारी जुबान जानता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन उतार कर तुम्हारे हाथ पर रख दूं, यहां से बाहर दफा हो जाओ। नाग के इन अल्फाज पर हबशी डर कर बाहर निकल गया। नाग ने थोड़ी सी डबल रोटी खाई और कॉफी पीने लगा। उसे इन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को जरा गर्म करना चाहता था। रात के खाने पर इजाबेला ने नाग को अपने बाप से मिलवाया। उधेड़ उम्र का शख्स बड़ा शरीफ रईस था। इजाबेला उसकी इकलौती बेटी थी और करोड़ों की जायदाद की मालिक थी। नाग ने उनके साथ मिलकर बड़ा पुरतकल्लुफ खाना खाया। इजाबेला उसे छोड़ने उसके कमरे तक आई। नाग उसकी मेहमान नवाजी से बड़ा मुतासिर हुआ। इजाबेला शब बखैर कहकर चली गई। नाग बिस्तर पर लेट गया। उसने मोमबत्ती गुल कर दी थी। लंबी खिड़की में से चांद की किरणें अंदर आ रही थी और कमरा नीम रोशन हो गया था। बाहर वीनस की नहरों में दूर किसी कश्ती वाले के गाने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इजाबेला ने खाने पर नाग को बताया था कि वीनस में नहर के ऊपर एक पुल है जिसको आहों का पुल कहते हैं। उस पुल के ऊपर एक पुरानी हवेली बनी हुई है जिसमें बरसों से कोई नहीं रहता। आधी रात के बाद उस हवेली में से किसी औरत के आहें भरने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को पुल के नीचे से गुजरते कश्ती बानों ने कई बार सुना है। नाग पलंग पर लेटा उस आहों के पुल के बारे में सोच रहा था। रात बड़ी खामोश थी। उसे ऐसा सुनाई दिया जैसे बाहर हवेली के दलान में पत्थरों पर 2-3 आदमी दबे पांव चल रहे हैं। उनके कदमों की आवाज नाग को साफ सुनाई दे रही थी। नाग ने सोचा कि नौकर होंगे जो रात को हवेली में पहरा देते हैं। वो सोने की कोशिश करने लगा, इसलिए अभी आंखें बंद ही की थी कि हवेली में नौकरों का शोर मच गया। नाग के कान खड़े हो गए। शोर बढ़ता गया। फिर ऐसी आवाजें आई जैसे कोई किसी को पकड़ने के लिए कह रहा हो। ऐसा लगता था कि हवेली में चोर घुस आए हैं। नाग जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गया। हबशी मुलाजिम अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। नाग ने एक को पकड़कर पूछा कि क्या माजरा है। उसने कांपती आवाज में बताया कि डाकू इजाबेला को उठाकर ले गए हैं। नाग के पैरों तले की जमीन निकल गई। वो भागा भागा ऊपर खाने के कमरे की तरफ गया। वहां इजाबेला का बाप सर पकड़े उदास और परेशान बैठा था। मालूम हुआ कि 4 डाकू उसके कमरे में दाखिल हुए। उसके मुंह में कपड़ा ठोसा और फिर इजाबेला को उठाकर ले गए। नाग ने इजाबेला के बाप को तसल्ली दी और कहा कि वो इजाबेला को जरूर ढूंढ निकालेगा। आप परेशान ना हो, मैं भी उसकी तलाश में जाता हूँ। नाग आधी रात को ही हवेली से बाहर निकल आया और जिधर डाकू गए थे उधर को ही चल पड़ा। वीनस की गलियां सुनसान पड़ी थी। कोनों पर कहीं कहीं तेल के लैंप रोशन थे। मकानों में भी अंधेरा था। नाग ने मोहरा मुंह में रखा और गायब होकर हवा में उड़ने लगा। वो किसी गैबी परिंदे की तरह अंधेरी गलियों में इधर उधर उड़ता फिर रहा था। डाकुओं का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। सब मकानों में अंधेरा था। नाग उड़ता उड़ता नहरों के ऊपर आ गया। हर तरफ पानी में मकान खड़े थे। नाग ने एक पुल देखा जो पानी के ऊपर 2 मकानों को आपस में मिला रहा था और उस पुल पर एक शह नशी बनी हुई थी जो ऊपर से बंद थी और खिड़कियों पर लकड़ी की जालियां लगी थी। अचानक नाग को इजाबेला का बताया हुआ आहों का पुरस्कार पुल याद आ गया। यही वो हवेली थी जिसमें से आधी रात को किसी औरत की रूह की आहें भरने की आवाज सुनाई देती थी। नाग ने सोचा, कहीं डाकू इजाबेला को लेकर इसी हवेली में तो नहीं छुपे हुए। नाग आहों के पुल की तरफ उड़ने लगा। वो पुल के नीचे से उड़कर दूसरी तरफ निकल गया। उधर पुरस्कार उजड़ी हवेली का सहन था। नाग उस सहन में उतर गया। गर्द आलूद सहन के पत्थरों पर उतरते ही वो जाहिर हो गया। नाग ने सोचा कि उसे सांप की शक्ल में हवेली की तलाशी लेनी चाहिए ताकि डाकू उसे इंसानी शक्ल में देखकर वहां से फरार ना हो जाए। नाग ने गहरा सांस भरा और छोटा सा स्याह सांप बनकर रेंगता हुआ हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों में गुप अंधेरा था, लेकिन सांप बन जाने के बाद नाग अब अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकता था। वो सीढ़ियां चढ़कर हवेली की दूसरी मंजिल के दरवाजे पर आ गया। दरवाजा बंद था और अंदर गहरी मौत जैसी खामोशी थी। सांप एक सुराख में से गुजरकर हवेली के पहले बड़े कमरे में आ गया। उस कमरे में पुराने जमाने की लकड़ी का फर्नीचर पड़ा था जिस पर गर्द की तह जमी हुई थी। दीवार पर तस्वीरें लगी थी जिनमें से कुछ तस्वीरें टेढ़ी हो गई थी। छत से जाले लटक रहे थे। आतिशदान में भी लकड़ियों ने जाले तान रखे थे।
नाग फर्श पर रेंगता हुआ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे का दरवाजा भी बंद था। नाग ने जरा सा जोर लगाया। दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर रखा था। अचानक कमरे में से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई ठंडी ठंडी आहें भर रहा हो। ये आवाजें पहले दूर से आ रही थी, फिर नाग के बिल्कुल करीब आ गई। नाग के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। ये सर्द आहें किसकी थी? इजाबेला को नाग ने डाकुओं के चुंगल से कैसे बचाया? मारिया की इंसानी बिल्ली से फिर कहां मुलाकात हुई? और अंबर किस तरह माया मंदिर में पहुंचा? ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।